स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सुपरमार्केट में शॉपलिफ्टिंग कर रही होती है और मैं पूरा सीन अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जैसे ही उसे पता चलता है वो तुरंत भागने की कोशिश करती है। मैं आगे बढ़कर उसका बैकपैक पकड़ लेता हूँ। अरे सेरेना, तुम अरेस्ट में हो। उसकी आंखों में शौक और डर साफ दिख रहा होता है और मैं उसे खींचकर स्टोर के पीछे वाले स्टोरेज रूम में ले जाता हूँ जहाँ कोई देख नहीं सकता। सेरेना अपना बैकपैक सीने से कसकर पकड़ लेती है और कोने में सिमट जाती है। छोटी दुनिया है सेरेना, ये स्टोर मेरे डैड का है। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे टीचर्स और क्लासमेट्स को ये सब पता चले, है ना? तो बैग खाली करो या मैं खुद करूं। सेरेना ऊपर देखती है। उसकी आंखों में हल्की आंसू की चमक है, लेकिन वो रोती नहीं, वो कुछ बोलती भी नहीं। वो बस अपना बैग खोलती है और उसमें से 3 ब्रेड के लोफ निकालती है। मैं अंदर ही अंदर एक लंबी सांस लेता हूँ। तुम भी ना कितनी सिली हो। जो तुमने चुराया है वो इस स्टोर की सबसे सस्ती ब्रेड है। अगर चोरी करनी ही है तो कम से कम कुछ वैल्यू वाला तो चुराओ। एक ड्रमस्टिक उठा लेती, सॉसेज ले लेती, कुछ भी। मैंने सिर्फ 3 पीस ब्रेड लिए हैं और कुछ नहीं। मेरे बैग में और कुछ भी नहीं है। वो सच बोल रही है। वाकई में उसके बैग में कुछ और नहीं है। सिक्योरिटी फुटेज में भी वही दिख रहा है कि उसने सिर्फ वो 3 ही उठाए थे। लेकिन मैं अभी सेरेना को जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में इसी दिन मैंने उसे शेल्फ से चोरी करते हुए देखा था। वो मेरी क्लासमेट थी, तो उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन अगले दिन क्लास में मुझे खबर मिली कि सेरेना की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये एक्सीडेंट स्टोर से निकलने के थोड़ी देर बाद ही हुआ था। मुझे सही टाइम नहीं पता, लेकिन मैंने मन बना लिया है, आज रात मैं उसे किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा। बस वो आज का दिन जिंदा निकाल ले, फिर चाहे स्टोर रूम में सो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सोचकर मैं उसका बैग लेता हूँ, ऐसा दिखाते हुए कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, और सारी चीजें टेबल पर उलट देता हूँ। टेक्स्ट बुक्स, पेन, एक पुराना पेंसिल केस और एक सफेद चीज। सेरेना का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। वो झट से आगे बढ़ती है, उसे वापस छीन लेती है, जल्दी से बैग में डालती है और बैग खींचने लगती है। तभी बैग का स्ट्रैप टूट जाता है। वो ऊपर देखती है और मुझे घूरती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी है। बस इतना ही है, सिर्फ 3 पीस ब्रेड। मैं टूटा हुआ बैग वापस पकड़ता हूँ और टेबल पर फेंक देता हूँ। तुम्हें लगता है मैं इतना आसान हूँ? बेवकूफ बनाने के लिए तुम फुल बैकपैक लेकर अंदर आई थी और सिर्फ 3 सस्ती ब्रेड उठाई। तुम्हारी स्लीव भी भरी हुई लग रही है, और क्या छुपा रही हो? सेरेना तुरंत सिर झुका लेती है और पीछे हट जाती है। कुछ नहीं, अपनी जिप खुद नीचे करो, मुझे करने पर मजबूर मत करो, वरना कल पूरा स्कूल जान जाएगा कि सेरेना, जो हर क्लास में टॉप करती है, वो शॉपलिफ्टिंग करते पकड़ी गई। ये सुनकर सेरेना घबरा जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुछ मत बोलो, मैं जो कहोगे वो करूंगी। वो धीरे धीरे जिप नीचे खींचती है। अंदर मुझे एक टी शर्ट दिखती है जिसका कॉलर फीका और कई बार धुलने से सिकुड़ा हुआ है। अब दिख गया, मैं कुछ नहीं छुपा रही, मैं अभी भी उसे देख रहा हूँ। अब हम पहले से ज्यादा करीब खड़े हैं। मेरी नजरों के नीचे सेरेना के गालों पर हल्की सी लाली आ जाती है। वो तुरंत नजरें हटा लेती है। सिर्फ तुम कह रही हो, इसलिए ये कुछ नहीं हो जाता। ये मैं तय करूंगा। सेरेना अपना चेहरा घुमा लेती है, शर्म और गुस्से के साथ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 3 पीस ब्रेड थे, मैंने वो वापस कर दिए हैं। क्या अब मैं जा सकती हूँ? इस पॉइंट पर सच में मेरे पास उसे रोकने का कोई रीजन नहीं बचता। ये देखकर कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। रुको। सेरेना मुड़कर देखती है, थोड़ी सतर्क। क्या तुम्हें भूख लगी है? ये सुनकर सेरेना नीचे देखती है। वो कुछ नहीं बोलती। पहले खा लो फिर जा सकती हो। मैं ब्रेड का पैकेट खोल देता हूँ। अब ये खुल चुका है, इसे बेच नहीं सकते। लो खा लो। कुछ सेकंड गुजरते हैं। सेरेना धीरे धीरे ब्रेड अपने होठों तक लाती है और एक छोटा सा बाइट लेती है, फिर एक और एक और। वो तेजी से खाने लगती है। ये देखकर मैं हल्की सी संतुष्ट स्माइल देता हूँ, लेकिन अचानक उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो रो रही है। जब से मैंने उसे पकड़ा था और पूरी चेकिंग के दौरान उसने एक भी आंसू नहीं बहाया था, लेकिन जैसे ही ब्रेड उसके मुंह में जाती है वो खुद को रोक नहीं पाती। मैं चुपचाप उसे देखता हूँ और एक और ब्रेड उसके हाथ में दे देता हूँ। मुझे नहीं पता उसके घर में क्या चल रहा है कि एक टॉप स्टूडेंट को सुपरमार्केट से ब्रेड चुरानी पड़ रही है। खाने के बाद सेरेना जल्दी से एक कागज पर कुछ लिखती है और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मुझे दे देती है। उस पर लिखा होता है अगस्त 30, 2023। सेरेना पर लियोन के 3 ब्रेड उधार है। मैं उस नोट को खाली नजरों से देखता रह जाता हूँ। उसकी हैंडराइटिंग देखते ही मुझे अचानक सब समझ आता है। जब मैं क्लास स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए खड़ा हुआ था, तब क्लास में 52 स्टूडेंट्स थे और मुझे वोट देने वाली सिर्फ एक ही थी, सेरेना, क्लोए नहीं। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि वो वोट क्लोए ने दिया था। मैंने एक बार उससे खास तौर पर पूछा भी था, लेकिन क्लोए ने ना बोला ना। उसने बस उसे एक पहेली की तरह छोड़ दिया। सेरेना, तुम्हें लगता है एक उधार का नोट लिखने से सब खत्म हो जाएगा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा बैग तोड़ दिया, मैं उसे रिप्लेस कर दूंगी। तुम्हें जरूरत नहीं है, इसे रिपेयर किया जा सकता है। मैं तय करता हूँ कि मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। ये सोचकर मैं सेरेना को बैकपैक वाले सेक्शन में ले जाता हूँ। सेरेना की नजर तुरंत एक पिंक बैकपैक पर जाकर टिक जाती है और जिस तरह वो उसे देखती है उससे सब साफ हो जाता है। मुझे भी वो पिंक बैग कुछ जाना पहचाना सा लगता है। फिर अचानक मुझे समझ आता है कि मेरा अपना बैकपैक भी बिल्कुल वही स्टाइल है, बस ब्लू कलर में। मैं उसे हुक से उतार लेता हूँ। ये वाला तुम्हारा है, मुझे नहीं चाहिए। मेरा बैग तो पहले से ही टूटा हुआ था। बिल्कुल, तुम मना कर सकती हो अगर तुम चाहती हो कि आज जो हुआ वो पूरे स्कूल को पता चल जाए। सेरेना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो चुपचाप बैग ले लेती है, लेकिन तुरंत आई
ईओयू नोट निकालती है और उसमें एक नई लाइन जोड़ देती है। सेरेना पर लियोन का एक पिंक बैकपैक उधार है। जब तुम वैसे भी हिसाब रख रही हो तो यहाँ एक सेकंड और रुको, मैं एक पिंक पेंसिल केस उठाकर उसके हाथों में रख देता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए। अगर तुम नहीं चाहती कि आज जो हुआ वो सामने आए तो ले लो, मेरे पास ये सब वापस देने के पैसे नहीं है। मैं तुमसे मांग भी नहीं रहा, या फिर कोई और तरीका सोच लो मुझे चुकाने का। सेरेना हल्का सा सिर टेढ़ा करती है। उसका एक्सप्रेशन कंफ्यूज और थोड़ा सतर्क है। मुझे मुस्कुराते देख वो तुरंत नजरें हटा लेती है। वो धीरे से बुदबुदाती है, कोई और तरीका। मैं स्टोर में आगे चलता रहता हूँ और सेरेना मेरे साथ चल रही होती है। लेकिन जैसे ही हम एक खास वाले आयल में पहुंचते हैं, सेरेना शर्म से मुड़ जाती है और जाने की कोशिश करती है। यहीं रुक जाओ, अगर तुम नहीं चाहती कि आज की बात स्कूल में फैले तो याद रखो मैं एक ट्रबल मेकर हूँ और ट्रबल मेकर की कोई लिमिट नहीं होती। मुझे ये नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए, ले लो, ये मैं तुम पर उधार हूँ, ये हमेशा काउंट करता है। आखिरकार सेरेना मान जाती है। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। घर जाते वक्त ट्रैफिक का ध्यान रखना, सही सलामत घर पहुंचना। कल स्कूल वैसे ही आना जैसे रोज आती हो। जब तक तुम ठीक से बिहेव करोगी मैं ऐसे दिखाऊंगा जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं, समझ गई? सेरेना को समझ नहीं आता कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन वो ये जरूर समझ जाती है कि इसमें कोई बुरा इरादा नहीं है। तभी क्लोए अपने दो फ्रेंड्स के साथ अंदर आती है। अरे एक सेकंड यही रुकना, मैं सेरेना से कहता हूँ। वाह लियोन, देखो तो सही, अब तुम सेरेना से बात करने लगे हो। बताओ तुम्हें कौन ज्यादा खूबसूरत लगती है, वो या मैं? मैं उसे खाली नजरों से देखता हूँ। क्लोए, क्या तुम्हारे क्लासमेट का फैमिली सच में सुपरमार्केट का मालिक है? ये तो बहुत बड़ा है। जाओ आराम से देखो और जो पसंद आए ले लो, पैसे देने की जरूरत नहीं है। क्लोए की बात सुनते ही वो दोनों लड़कियां बिल्कुल नहीं रुकती। वो शेल्फ से चीजें उठाने लगती है। थोड़ी देर में वो खुशी खुशी ढेर सारे चिप्स और स्नैक्स लेकर वापस आती है। वो सारी चीजें काउंटर पर रख देती है। कुल 500 युआन होंगे। क्लोए ने कहा था कि पैसे नहीं देने हैं। क्या मतलब लियोन, क्या तुम यहाँ शॉपिंग करने नहीं आए? ये तो बस थोड़े से स्नैक्स हैं, इतना भी ज्यादा नहीं है ना? ज्यादा नहीं है तो तुम इसे पे कर सकती हो, है ना? सेरेना ये सब देखकर हैरान हो रही होती है। उसे लग रहा है कि आज मैं कुछ अलग हूँ। क्लोए एकदम से चुप हो जाती है। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या ये इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे कल मॉल में ब्रैड के साथ देखा था? लियोन, वो तो बस इत्तेफाक था कि मैं उससे टकरा गई। तुम इतने पेटी क्यों हो रहे हो? इसका अभी से क्या लेना देना है? जो लिया है उसका पैसा देना, क्या ये बेसिक नहीं है? सेरेना, तुम्हें नहीं लगता? सेरेना अपना चेहरा घुमा लेती है। उसे लगता है कि इसने बोलना उसका काम नहीं है। छोड़ो क्लोए, हमें इतनी भूख भी नहीं थी। लियोन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ये कहकर क्लोए अपनी फ्रेंड्स के साथ जाने लगती है। यहीं रुक जाओ, जो भी लिया है उसे वापस वहीं रखो जहां से उठाया था, वरना तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसकी दोनों फ्रेंड्स स्कूल में मेरी खराब रेपुटेशन के बारे में काफी सुन चुकी है, इसलिए वो तुरंत सारी चीजें वापस रखने लगती है। जैसे ही सब वापस रख दिया जाता है वो जल्दी से क्लोए के पास आ जाती है। क्लोए, चलो यहाँ से चलते हैं। लियोन, मैं आज के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सेरेना मेरे पास खड़ी होकर ये पूरा सीन देख रही होती है। उसे सब समझने में थोड़ा टाइम लगता है। पिछले साल जब मैं क्लास स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए खड़ा हुआ था, थैंक यू मुझे वोट देने के लिए सेरेना, उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। वो पूरी तरह से चौंक जाती है। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो लगभग दौड़ते हुए बाहर निकल जाती है। धीरे चलो, ठीक से चलो, रोड पर मत दौड़ो वरना मैं कल स्कूल में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सेरेना कंफ्यूजन में पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्पीड धीमी कर देती है। अगली सुबह मैं सीधे क्लासरूम के दरवाजे की तरफ भागता हूँ और जैसे ही मैं सेरेना को उसकी सीट पर सुरक्षित बैठा हुआ देखता हूँ, बिना किसी चोट के मुझे इतनी राहत मिलती है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। सेरेना मुझे घूरते हुए देख लेती है। उसके गाल हल्के पिंक हो जाते हैं। वो अपना चेहरा घुमा लेती है। लियोन, तुम खुद को क्या समझते हो? स्कूल के पहले दिन ही लेट आ रहे हो? जाओ अपनी सीट पर बैठो, मैं बाद में तुमसे निपटूंगी। जी मिश। सेरेना, अगर पीछे बैठने में तुम्हें देखने में दिक्कत हो रही है तो बस बता देना, मैं तुम्हें आगे बैठा दूंगी। नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ। तुम विरोध करते हो? लियोन, तुम खुद को क्या समझते हो? सीट्स ग्रेड्स के हिसाब से तय होती है। सेरेना सिर्फ पिछले सेमेस्टर की फाइनल एग्जाम इसलिए मिस कर गई थी क्योंकि उसके फैमिली में इमरजेंसी थी। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम जैसा इंसान जो नीचे से दूसरा रैंक लाता है वो कभी उसके पास बैठ पाएगा? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, क्लास के दौरान उसे डिस्टर्ब मत करना। अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर खड़ा कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं मिस शॉ, मैं मंथली एग्जाम में अपनी सीट वापस ले लूं। ठीक है, ठीक है। सेरेना, हिम्मत मत हारना। अगर लियोन तुम्हें कोई परेशानी दे तो सीधे मुझे बताना। परेशानी? क्या चीज परेशानी में काउंट होती है? मैं आगे बढ़कर सेरेना के हाथ पर हल्का सा टोक देता हूँ। क्या ये काउंट करता है? उसके गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। वो झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। मैं एक बैग निकालता हूँ जिसमें गर्म स्टीम्ड पोर्क बन्स हैं और उसे सेरेना को दे देता हूँ। ब्रेक में इन्हें खा लेना, पेट भर लेना। मैं मुझे नहीं चाहिए। ना बोलने की हिम्मत है तुम्हारी। क्या तुम चाहती हो कि मैं? मेरी आधी धमकी सुनकर सेरेना चुपचाप बंस ले लेती है और अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे एक अजीब सा लुक देती है जिसमें थोड़ा गुस्सा और थोड़ा हार मानने वाला फील होता है। बस ऐसे ही, जैसा कहा है वैसा करो। समय बीतता है, आखिरकार बेल बजती है। अरे सेरेना, वो बंस खाओ, मुझे भूख नहीं है। तुम मुझे बताओ, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया था? मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती। अभी खाओ, मुझे टेस्ट मत करो। सेरेना मेरी तरफ देखती है, फिर मन मारकर एक बन अपने होठों तक ले जाती है और छोटा सा बाइट लेती है। जैसे ही उसे अंदर की फीलिंग मिलती है उसके
उसकी आंखें चमक उठती है और पूरा बन कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। मैं उसे चुपचाप देखता हूँ, अंदर ही अंदर खुश होता हूँ। दूसरा खत्म करने के बाद बैग में अभी 2 और बचे होते हैं। सेरेना उनकी तरफ देखती है, थोड़ा रुकती है, फिर चुपचाप उन्हें रख लेती है। मैं अब फुल हो गई हूँ, बाकी मैं लंच में खा लूंगी। मैंने कहा था इन्हें अभी खाओ, बहाने बनाना बंद करो। सेरेना मुझे घूरती है। एक पल के लिए लगता है कि वो सच में मुझे जवाब देगी। अभी भी घूरते हुए ऐसे ही करती रही तो मैं उसका एक्सप्रेशन अचानक नरम पड़ जाता है, जैसे थोड़ा बेबस हो, और वो चुपचाप तीसरा बन खाने लगती है। उसी वक्त क्लोए क्लासरूम में अंदर आती है। आज मौसम अच्छा है, ट्रैक पर वॉक के लिए परफेक्ट है ना लियोन? लियोन बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्लोए मुड़कर चल देती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि मैं उसके पीछे आऊंगा, लेकिन जब वो पीछे कोई नहीं होता, मैं अपनी सीट पर ही बैठा रहता हूँ। लियोन बस बहुत हो गया, अब तुम हद पार कर रहे हो। मैंने क्या किया? अगर कुछ कहना है तो यही बोलो। मैं कहीं नहीं जा रहा, चलो मेरे साथ कैफेटेरिया में लंच करो। सॉरी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं हिलता तक नहीं। क्लोए मुझसे बात मनाने में फेल हो जाती है। वो हार मान देती है और अपने रोज के लंच ग्रुप के साथ चली जाती है। दोपहर तक क्लासरूम में सिर्फ मैं और सेरेना बचते हैं। मैं खुद देखना चाहता हूँ सेरेना हमेशा इतनी देर से कैफेटेरिया क्यों जाती है। वो असल में खाती क्या है या बिल्कुल नहीं खाती। सेरेना चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठकर सुबह के असाइनमेंट्स कर रही होती है, जैसे उसे पता ही नहीं कि क्लास में अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। इंतजार करते करते मुझे नींद आ जाती है। सेरेना मुड़कर देखती है और पाती है कि मैं गहरी नींद में हूँ। मेरे मुंह के कोने से लार टपक रही होती है। वो मुझे थोड़ी खाली सी नजरों से देखती है। असल में उसके पास एक सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। वो मुझे मिडिल स्कूल से जानती है। उसकी यादों में मेरे साथ बिताए हुए कई पल भरे पड़े हैं, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानती है कि मुझे इनमें से कुछ भी याद नहीं है। शायद मैंने उसे कभी नोटिस भी नहीं किया, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे सब याद है। कुछ देर चुपचाप बैठने के बाद वो क्लासरूम से बाहर चली जाती। ये उसका रोज का लंच टाइम है। जब तक वो कैफेटेरिया पहुंचती है तब तक बाकी सब लोग खा के जा चुके होते हैं। कैफेटेरिया लगभग खाली होता है। अरे फिर तुम आ गई, कितनी बार कहा है अगली बार थोड़ा जल्दी आया करो। हर बार जब तुम इस टाइम पर आती हो तब तक सारे डिश खत्म हो चुके होते हैं, बस सूप बचता है। कोई बात नहीं, सादा चावल ठीक है। देखो तुम्हें समझ नहीं आता, ये पूरी ग्रेड में टॉप करती है। लेट आने का मतलब है कि ये पढ़ाई कर रही थी। इसे देखो कितनी खूबसूरत है और ऊपर से इतनी ब्रिलियंट भी। अगर मेरा बेटा आधा भी ऐसा होता तो मैं खुश हो जाता। चलो मैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा चावल दे देता हूँ और ऊपर से थोड़ा मीट का सूप डाल देता हूँ। बस 50 सेंट दे देना, थैंक यू। अपना मील कार्ड स्वाइप करने के बाद सेरेना बैलेंस देखती है, 5 युआन और 20 सेंट। उसके लिए 50 सेंट भी देना मुश्किल है। उधर क्लासरूम में मैं अचानक जाग जाता हूँ। मैं करीब आधे घंटे से सो रहा था। अब तो कैफेटेरिया में कुछ बचा ही नहीं होगा, फिर भी मैं भागकर वहां पहुंचता हूँ। बेटा इस टाइम पर तो बस सादा चावल ही बचा है। चावल ठीक है। वैसे क्या मुझसे पहले यहाँ कोई लड़की आई थी? वो सुंदर है और उसके लंबे बाल हैं। हाँ मैं उसे जानता हूँ। वो हमेशा लेट तक पढ़ाई करती है। हर बार जब वो आती है तब बस सादा चावल ही बचा होता है। मैं अपने लिए 2 युआन स्वाइप करता हूँ। मुझे थोड़ा हैरानी होती है, ये तो काफी सस्ता है। उस दोपहर पीई क्लास में मैं अपने क्लासमेट्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता हूँ। पीई के हर फ्री पीरियड में सेरेना उसी जगह बैठती है, अपनी टेक्स्ट बुक लेकर, और चुपके से मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए देखती रहती है। हर लड़का जो बास्केटबॉल खेलता है उसका सपना होता है डंक करना। जब मैं एकदम क्लीन स्लैम डंक मारता हूँ, सेरेना मुझे अपनी हैरान कर देने वाली खूबसूरत आंखों से देखती है। बाकी लड़कों का भी ऐसा हाल होता है, जैसे उनके मुंह खुले के खुले रह गए हो। मुझे खुद भी थोड़ा हैरानी होती है। कल से जब से मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, मैंने नोटिस किया है कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ये डंक तो बिना कोशिश के ही हो गया। क्या ये सेकंड चांस के साथ आया कोई बोनस है? मैं सेरेना की तरफ देखता हूँ। अचानक हमारी आंखें मिल जाती है। वो तुरंत अपनी टेक्स्ट बुक उठा लेती है और उससे अपना चेहरा छुपा लेती है, जैसे याद करके कुछ पढ़ रही हो। लियोन वो बहुत कूल था। मैं क्लोए को एक सीधा सा खाली लुक देता हूँ और नजरें हटा लेता हूँ। ब्रैड जो क्लास प्रेसिडेंट है क्लोए की तारीफ सुन लेता है और मुझे जलन भरी नजर से देखता है। कोर्ट पर मुझे कोई नहीं हरा सकता। लियोन 1-on-1 खेलना है। जब ब्रैड अभी भी बोल ही रहा होता है तभी मेरी नजर कोने से कुछ पकड़ती है। सेरेना जमीन पर गिरी हुई है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है और उसका एक हाथ उसके दाएं एंकल को पकड़ रहा है। मैं पास खड़ी एक लड़की की तरफ मुड़ता हूँ। क्या हुआ? मुझे लगा मैंने देखा कि एक लड़की ने सेरेना को पीछे से धक्का दिया और वो गिर गई। वो लड़की कैसी दिखती थी? कौन सी क्लास में थी? मैंने ठीक से नहीं देखा। मैं सेरेना के पास जाता हूँ। चढ़ जाओ, मैं तुम्हें नर्स के ऑफिस ले जा रहा हूँ। सेरेना धीरे धीरे उठती है और मुझे देखती है। क्या देख रही हो? चढ़ो। मैं उसे अपनी पीठ पर उठा लेता हूँ और नर्स के ऑफिस की तरफ चल पड़ता हूँ। उसके चेहरे पर धीरे से एक स्माइल आ जाती है जो बसंत की धूप जैसी गर्म और हल्की है। तुम्हें किसने धक्का दिया? तुमने देखा? मैंने नहीं देखा। कोई आइडिया है कौन हो सकता है? नहीं, तुम डर रही हो कि मैं उसके पीछे जाऊंगा, है ना? आह नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम जीत गई, मैं मान गया। हम जल्दी ही नर्स के ऑफिस पहुंच जाते हैं। मैं उसे अभी भी अपनी पीठ पर लेकर अंदर घूमता हूँ, लेकिन वहां कोई नर्स नहीं दिखती। मैं सेरेना को बेड पर बैठा देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? ये चेक कर रहा हूँ कि ये मोच है या डिसलोकेशन। तुम्हें सच में ये सब करना आता है? ऑफ कोर्स।
अपने गांव में मैं बुजुर्गों की हड्डियां भी सेट किया करता था। लगता है कुछ सीरियस नहीं है, बस हल्की मोच है, सूजन भी बहुत कम है, थोड़ा मेडिकेटेड ऑयल लगा लो, ठीक हो जाओगी। मैं उसका दायां पैर उठाकर अपने घुटने पर रखता हूँ, ऑयल लगाने के लिए तैयार होता हूँ, लेकिन अगले ही सेकंड सेरेना अपना पैर पीछे खींच लेती है। मैं खुद कर लूंगी। वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है और खुद ही लगा लेती है। जब वो खत्म करती है, वो नर्स के ऑफिस से बाहर चली जाती है। मैं उसके पीछे जाता हूँ, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। वो मुझे इग्नोर करती है, सिर नीचे किए आगे चलती रहती है। अब तक स्कूल खत्म हो चुका है। सेरेना कहती है कि वो क्लासरूम में जाकर पढ़ाई करेगी। मैं उसे जाने देता हूँ और खुद स्कूल गेट की तरफ बढ़ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बाइक के साथ गेट पर पहुंचता हूँ, मैं सेरेना के एंकल के बारे में सोचता ही रह जाता हूँ। वो रहती कहाँ है? क्या दूर है? क्या वो पूरे रास्ते लंगड़ाते हुए जाएगी? शायद मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। उधर दूसरी तरफ क्लासरूम खाली है और सेरेना पढ़ाई नहीं कर रही। वो सामने प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, लंगड़ाते हुए चल रही है, हाथ में डस्टर है और अपने पंजों पर खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पर लिखी हर आखिरी लाइन मिटा रही है। मैं बोर्ड के कोने में ड्यूटी रोस्टर देखता हूँ। उसमें लिखा होता है ब्लैक बोर्ड और प्लेटफॉर्म लियोन। तभी सेरेना मुझे दरवाजे पर खड़ा देख लेती है। वो ऐसे चौंक जाती है जैसे कोई गलत काम करते हुए पकड़ी गई हो और जल्दी से पीछे हट जाती है। तुम्हारा एंकल चोटिल है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो तुम रहती कहाँ हो? क्या दूर है? ज्यादा दूर नहीं है। मैं उसे ऐसे देखता हूँ जैसे मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं है। सेरेना सफाई खत्म करती है और जल्दी से मेरे पास से निकल जाती है। मैं अपनी बाइक उसके साथ साथ लेकर स्कूल गेट तक चलता हूँ। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सच में ठीक है, अगर मेरे डैड ने किसी अनजान लड़के को मुझे छोड़ते हुए देख लिया तो वो ठीक है, फिर सेफली घर पहुंच जाना। सेरेना। सेरेना के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ जाती है। कल मिलते हैं। मैं तब तक उसे देखता रहता हूँ जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो ठीक से चल रही है। तभी मैं रिलैक्स करता हूँ। घर पहुंचकर मैं अपने डैड से टकराता हूँ, जो बाहर जाने ही वाले होते हैं। डैड, आप कहाँ जा रहे हो? मिसेस व्हाइट के पोते का अभी जन्म हुआ है, वो घर चली गई है। स्टोर में स्टाफ की कमी हो गई है। डैड, अगर आपको किसी की जरूरत है तो मैं एक क्लासमेट को जानता हूँ जो अप्लाई कर सकती है। क्या वो ठीक रहेगा? हाँ, उसे कभी भी इंटरव्यू के लिए ले आओ। अब मुझे मत रोको, मुझे स्टोर पहुंचना है। मॉम, मैं आ गया। मेरी छोटी बहन कहाँ है? तुम्हारे आने से पहले ही हम उसे डांट रहे थे। क्या हुआ? वो नंबर 65 मिडिल स्कूल के बाहर वाले उस सिंपल आदमी के साथ बहुत टाइम बिता रही है। मेरी छोटी बहन गुस्से में बाहर आती है। अंकल स्ट्रैप्स बुरे इंसान नहीं है। फिर वो गुस्से में अपने कमरे में वापस चली जाती है। मेरी बहन को उसे अंकल स्ट्रैप्स कहते सुनकर मुझे अचानक एक पुरानी याद आती है। मैं भी नंबर 65 मिडिल स्कूल में पढ़ता था और अंकल स्ट्रैप्स तब भी गेट के बाहर बैठते थे जब मैं वहां स्टूडेंट था। बाकी बच्चे अंकल स्ट्रैप्स को चिढ़ाना पसंद करते थे। हर बार जब मैं वहां होता था, मैं उन्हें डांट कर रोक देता था। मुझे एक और लड़की भी याद आती है जो उसी स्कूल की थी और वही करती थी, मेरे साथ खड़ी होकर अंकल स्ट्रैप्स के लिए खड़ी हो जाती थी। मुझे उसका नाम कभी पता नहीं चला। मुझे बस इतना याद है कि उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे और उसका चेहरा लगभग पूरी तरह उनसे छुपा रहता था। लेकिन जब भी अंकल स्ट्रैप्स उसे देखते थे, वो हमेशा मुस्कुराते थे। मॉम, मुझे लगता है कि आपको छोटी बहन को डांटने से पहले पूरी बात सुननी चाहिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मेरी भी अंकल स्ट्रैप्स से काफी अच्छी बनती थी। सच में? बिल्कुल। वो बहुत दयालु है। उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन बहुत सारे बच्चे उन्हें बुली करते थे, इसलिए मैं कई बार उनके लिए खड़ा हुआ। देखा, अंकल स्ट्रैप्स अच्छे इंसान हैं। और आज लंच के समय मैंने एक बहुत खूबसूरत लड़की को उन्हें खाना खिलाते हुए देखा, उनके लिए खड़ी होते हुए। मुझे तुम पर गर्व है इसके लिए। लेकिन अगर कभी तुम्हें कुछ ऐसा मिले जिसे तुम खुद हैंडल नहीं कर पाओ तो तुरंत मुझे बताना, मैं वहां आ जाऊंगा। समझ गई? समझ गई। अगले दिन पहला पीरियड बायोलॉजी का होता है। इस पॉइंट पर लेक्चर सुनना मेरे किसी काम का नहीं है। मेरी बेस इतनी कमजोर है कि समझना ऐसा लग रहा है जैसे कोई विदेशी भाषा सुन रहा हूँ, इसलिए थोड़ी ही देर में मैं सो जाता हूँ। सेरेना मेरी तरफ देखती है, फिर चुपचाप बचे हुए 2 बंस अपने प्लास्टिक लंच बॉक्स में रख लेती है जो वो घर से लाई थी। मैं नोटिस करता हूँ, बस कुछ कहता नहीं। करीब 10 मिनट बाद मैं जाग जाता हूँ। सेरेना मुझे हिलते हुए देखती है और तुरंत मेरी तरफ मुड़ जाती है। उसका एक्सप्रेशन अजीब सा फॉर्मल और घबराया हुआ है। मैंने तुम्हारे 2 बंस बिना पूछे खा लिए। तो क्या तुम मुझे रिपोर्ट क्यों कर रही हो? सेरेना सिर झुका लेती है, पूरी तरह शर्मिंदा दिख रही है। फिर वो तुरंत वापस घूम जाती है। उसका चेहरा लाल हो चुका है। मैंने कभी किसी को झूठ बोलते हुए इतना क्यूट नहीं देखा। नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 90 बीट्स प्रति मिनट होता है। वैसे क्या किसी को पता है कि लाई डिटेक्टर कैसे काम करता है? पल्स रेट उसके मेजर इंडिकेटर्स में से एक है। अब अपने सीटमेट के साथ ट्राई करो, एक दूसरे की पल्स चेक करो। ये सुनते ही मैं तुरंत अलर्ट हो जाता हूँ। सेरेना पूरी तरह सतर्क हो जाती है। उसकी नजरें मुझ पर टिक जाती है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं तुम्हें डराता हूँ? अपना हाथ दो, मैं तुम्हारी पल्स चेक करता हूँ। नहीं, क्यों नहीं? क्या तुम कुछ छुपा रही हो? बस नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी हार्ट बीट सुनूंगा। हम दोनों थोड़ी देर बहस करते हैं और आखिर में कुछ भी चेक नहीं करते। मॉर्निंग क्लासेस खत्म हो जाती है। लंच टाइम जल्दी आ जाता है। क्लोए फिर से मेरे पास आती है। लियोन, आज तुम मेरे साथ लंच करोगे, है ना? नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये अच्छा स्टूडेंट बनने का ड्रामा बंद करो। तुम्हारे जैसे मार्क्स के साथ पढ़ने लायक है भी क्या? तुम बस मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हो, है ना? अगर तुम्हें अपनी भलाई पता है तो यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम्हें जाने के लिए मजबूर मत करना। मेरी बात सुनकर क्लोए रोने जैसी हो जाती है। उसकी फ्रेंड जल्दी से आती है और उसे वहां से ले जाती है। चलो, इससे बात करने का क्या फायदा?
देता। जब क्लासरूम खाली हो जाता है फिर से सिर्फ मैं और सेरेना रह जाते हैं। एक वक्त पर सेरेना मेरी तरफ देखती है और पाती है कि मैं सच में पढ़ाई कर रहा। मेरे अंदर आया ये बदलाव देखकर वो हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन अगले ही पल जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ वो तुरंत नजरें हटा लेती है। समय धीरे धीरे गुजरता है। जब सेरेना का रोज वाला लंच टाइम आता है वो उठकर कैफेटेरिया की तरफ जाती है और मैं भी उठ जाता हूँ। मैं आलस से स्ट्रेच करता हूँ। वाह, आज तो अच्छी पढ़ाई हो गई। लगता है अब तक कैफेटेरिया में कुछ भी नहीं बचा होगा। सेरेना मुझे इग्नोर करती है और चुपचाप चली जाती है। मैं उसके पीछे आराम से चलता हूँ। कैफेटेरिया काउंटर पर आंटी सेरेना से सादा चावल के लिए 50 सेंट लेती है। मेरे लिए वो 2 युआन लेती है, जिससे मैं सच में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं सेरेना के पास जाता हूँ जहाँ वो बैठी होती है और उसके बगल में बैठ जाता हूँ। फिर मैं अपना बैग खोलता हूँ और सुपरमार्केट से लाए हुए स्नैक्स टेबल पर फैला देता हूँ। हाँ, मुझे पता था कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मैं तैयार होकर आया हूँ। मैं ड्रमस्टिक, ब्रेस्ड एग और सॉसेस खोलकर अपनी ट्रे में रखता हूँ। ये अजीब है, आज मुझे ज्यादा भूख नहीं लग रही। शायद मैं ये चीजें हाल में ज्यादा खा रहा हूँ। मैं सेरेना की तरफ देखता हूँ, उसकी ट्रे अपनी तरफ खींचता हूँ और अपनी भरी हुई ट्रे उसके सामने रख देता हूँ। आज हम स्वैप करते हैं। सेरेना मुझे हैरानी से देखती है। उसका मुंह खुलता है जैसे वो कुछ बोलने वाली हो, लेकिन मैं उसे बोलने से पहले ही उंगली से इशारा करता हूँ। और तुम्हें पता है क्या होगा? सेरेना मुझे काफी देर तक देखती रहती है, फिर वो अपना मुंह बंद कर लेती है और कुछ नहीं बोलती। वैसे मेरे फैमिली सुपरमार्केट में शाम की शिफ्ट के लिए एक कैशियर चाहिए। इसे तुम्हारा ऑफिशियल जॉब ऑफर समझो। तुम हायर हो। अगर तुमने जरा सा भी शिकायत या मना करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। समझ रही हो ना? कोई शिकायत नहीं, मैं ये काम करूंगी। अच्छा है। मैं उसे संतुष्ट नजर से देखता हूँ। सेरेना जो अंदर ही अंदर खुश है सिर झुका लेती है और चुपचाप खाना खाती रहती है। फिर वो अपना लंच बॉक्स निकालती है। मुझे अंदर के बंस दिख न जाए इसलिए वो उसे टेबल के नीचे अपनी गोद में रखती है। फिर वो बचा हुआ चावल, ड्रमस्टिक, ब्रेस्ड एग और सॉसेस ट्रे से निकालकर लंच बॉक्स में रख लेती है। तुम क्या कर रही हो? अपने डैड के लिए ले जा रही हो? मुझे लगता है मैंने अभी कुछ ऐसा सुना है जिसे मैं ठीक से समझ ही नहीं पा रहा हूँ। रुको, मतलब तुम अभी स्कूल छोड़कर ये सब अपने डैड को देने जा रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मुझे काफी समय से सेरेना के डैड से प्रॉब्लम है। एक ऐसा आदमी जो अपनी ही बेटी को सुपरमार्केट से ब्रेड चुराने देता है और ऊपर से उससे उम्मीद करता है कि वो स्कूल कैफेटेरिया से खाना लाके उसे खिलाए। ये आखिर कैसी सिचुएशन है? सॉरी, तुम किस बात के लिए सॉरी बोल रही हो? मैं फुल हो गई हूँ। खाने के लिए थैंक यू? मैं सच में बोल रही हूँ। रुको, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये उसे नहीं दे सकती। बस पहले ड्रमस्टिक खुद खा लो, ठीक है? बाकी उसे दे देना। मैं सच में और नहीं खा सकती। ठीक है, ठीक है, उसे दे देना। मैंने हाँ कहा है, जाओ। थैंक यू। सेरेना मुझे धन्यवाद कहती है और जाने के लिए उठ जाती है। मैं उसे जाते हुए देखता हूँ और एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। उसने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया है, ये साफ दिख रहा है। फिर भी जब मैं उसके सामने पूरा लंच रखता हूँ वो खुद नहीं खाती। वो तुरंत सब पैक कर लेती है और चुपके से स्कूल से निकलकर अपने डैड को देने चली जाती है। और उसका डैड वही अंकल स्ट्रैप्स है जिसके बारे में मैं और मेरी बहन अभी बात कर रहे हैं। जैसे ही वो उसे आते हुए देखते हैं वो खुशी से आवाज लगाते हैं, सेरेना। लेकिन अगले ही पल वो ऐसे सिमट जाते हैं जैसे कोई बच्चा जिसने कुछ गलत कर दिया हो और जल्दी से खड़े हो जाते हैं। सॉरी सेरेना, मैंने तुम्हें स्कूल से निकलते हुए नहीं देखा। वो धीरे धीरे बोलते हैं। उनकी आवाज एक छोटे बच्चे जैसी नरम और अनिश्चित लगती है, जैसे वो 5 या 6 साल से ज्यादा के नहीं हो। तुम बहुत तेज दौड़ी इसलिए डैड तुम्हें देख नहीं पाए। सेरेना तेज दौड़ती है, डैड पकड़ नहीं पाए। वो एक ही बात बार बार दोहराते रहते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा बोलना सीख रहा हो। सेरेना अपने डैड को बहुत नरम नजरों से देखती है, फिर लंच बॉक्स उनकी तरफ बढ़ाती है। खाने का टाइम है, डैड। ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक। वो खुश हो जाते हैं लेकिन उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। वो उल्टा बॉक्स उसे वापस धकेल देते हैं, थोड़े घबराए हुए। सेरेना तुम खाओ, जल्दी खाओ, नहीं तो बुरे लोग आ जाएंगे। मैं पहले ही 2 पूरे बंस खा चुकी हूँ, अब आप खाइए डैड, बुरे लोग आने से पहले। वो ड्रमस्टिक उनके मुंह के पास ले जाती है। उसके डैड एक बड़ा बाइट लेते हैं और खुशी से चबाने लगते हैं। टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तभी नंबर 65 मिडिल स्कूल के गेट पर एक छोटी लड़की बाहर आती है। उसके हाथ में ताजा खरीदा हुआ पाइनएप्पल बन होता है और जैसे ही वो सेरेना को अंकल स्ट्रैप्स को खिलाते हुए देखती है वो रुक जाती है। उस दोपहर स्कूल के बाद मैं सेरेना से कहता हूँ, चलो सुपरमार्केट चलते हैं। क्या हुआ, तुम नर्वस हो? किस बात की नर्वसनेस है? बस मेरे डैड के सिर को एक बड़े सफेद मूली की तरह सोचो। वो जो भी कहे बस हाँ में सेरेना और मुस्कुरा देना। जब हम पहुंचते हैं मैं सेरेना से कहता हूँ कि वो बाहर इंतजार करे जबकि मैं पहले अंदर जाता हूँ। वो चुपचाप सिर हिलाकर वहीं खड़ी रहती है, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार उसकी स्लीव खींच रही होती है जिससे उसकी सारी घबराहट साफ दिख रही होती है। क्योंकि ये सिर्फ नए बॉस से मिलने की बात नहीं है, ये मेरे डैड से मिलने की भी बात है। उसे पता है कि इसका कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए, फिर भी वो नर्वस है। डैड ने उसे ले आया, सिंपल रखना, ज्यादा सवाल मत पूछना। जरा देखूं तो कौन सा बेचारा अपनी पढ़ाई का टाइम कुर्बान करने वाला है। जब मैं और मेरे डैड बाहर आते हैं सेरेना तुरंत हमारी तरफ मुड़ती है और नर्वस होकर उन्हें ग्रीट करती है। हेलो सर। अरे वाह बेटा, तुमने इतनी फ्रेश और प्यारी लड़की कहाँ से ढूंढ ली? मैं तो सोच रहा था कोई लड़का होगा। तुम्हें डर नहीं लगता कि उसके डैड तुम्हारे पीछे आ जाएंगे? ये मेरी सीटमेट है। इस लड़की में क्लास साफ झलक रही है। ऐसी लड़की पैसों की कमी में कैसे हो सकती है? क्या तुमने इसे फंसाया है? मैंने इसे फंसाया
नहीं है, ये खुद तैयार हुई है, ये भी ठीक नहीं है, तुम उसकी पढ़ाई में दखल मत देना। ये कहकर मेरे डैड मुझे जोर से पीछे से किक मारते हैं और मैं लड़खड़ाते हुए बाहर निकल जाता हूँ। मैं बाहर खड़ा होकर अपना सिर खुजलाता हूँ, थोड़ा अजीब सा महसूस करते हुए। लियोन, मैं अब घर जा रही हूँ, ये कहते हुए वो अपना सिर झुका लेती है। उसके होठों के कोने थोड़ा नीचे गिर जाते हैं। वो मुड़कर जाने लगती है, देर हो रही है। अगर मेरे डैड ने मुझे नहीं देखा तो वो परेशान हो जाएंगे। मैं अब जा रही हूँ। उसने अंदर से आवाज तो सुनी थी, लेकिन इतनी साफ नहीं कि शब्द समझ सके। उसे बस इतना पता था कि मेरे और मेरे डैड के बीच बहस हो रही थी। उसका दिल बहुत नरम है और वो जल्दी खुद को ही दोष दे देती है। वो यहाँ नर्वस होकर आई थी, लेकिन उम्मीद भी थी। लेकिन जैसे ही उसने बहस सुनी, उसने मान लिया कि ये उसकी वजह से हुआ है। थोड़ा और रुक जाओ, अगर अभी चली गई तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। तो फिर अपने डैड से बहस करना बंद करो, रिलैक्स। एक असली आदमी को काम करवाने के लिए बहस की जरूरत नहीं होती। मैं जल्दी से वापस सुपरमार्केट के अंदर जाता हूँ। डैड, उसे यहाँ काम करने दीजिए और मैं मंथली एग्जाम में टॉप 40 में आ जाऊंगा। क्या तुम सच बोल रहे हो? तो उसे अंदर लेके आओ। मैं सेरेना को अंदर लेके आता हूँ। आओ, मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ। सेरेना तुरंत एक नोटबुक और पेन निकाल लेती है, जैसे कोई मॉडल स्टूडेंट सब नोट करने के लिए तैयार। मेरे डैड उसकी पिंक बैकपैक की तरफ देखते हैं, जैसे उन्हें कुछ समझ आया हो, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। वैसे भी तुम सिर्फ शाम को ही आ सकती हो, है ना? वो दोनों आगे चलने लगते हैं। मैं पीछे पीछे चलता हूँ। सेरेना की पीठ को देखते हुए मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। मेरे डैड चलते चलते उससे बात करते हैं, उसे बताते हैं कि उसे रोज क्या क्या करना होगा। काम ज्यादा नहीं है और काफी सिंपल है, लेकिन सेरेना हर एक शब्द नोट करती जाती है। पूरा समझाने के बाद हम तीनों वापस काउंटर पर आ जाते हैं। अपने क्लासमेट को दिखाओ कि रजिस्टर कैसे काम करता है। मैं घर जा रहा हूँ, तुम आराम से इधर उधर देख लो, जगह को समझ लो। मैं खुद तुम्हें पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिख कर दे दूंगा। जब सेरेना इधर उधर देख कर वापस आती है, वो मुझे कैश का एक बड़ा स्टैक पकड़े हुए देखती है। अपना हाथ आगे करो, मैं कहता हूँ। वो मुझे देखती है लेकिन हिलती नहीं। ये हमारी परंपरा है, हर महीने की शुरुआत में सैलरी एडवांस में दी जाती है। यहाँ सब ऐसे ही करते हैं। मैं अपनी शिफ्ट खत्म कर रहा हूँ, यंग बॉस। मैं जल्दी से पैसे जेब में रख लेता हूँ और स्टाफ मेंबर को सिर हिलाकर जवाब देता हूँ। घर जाते समय ध्यान रखना। सेरेना मुझे ऐसे देखती है जैसे वो मेरी पूरी एक्टिंग समझ गई हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें लग रहा है ये कम है? मैं एडवांस में पैसे नहीं लेना चाहती, मैं सबके साथ ही सैलरी लेना चाहती हूँ। तुम अपने एम्प्लॉयर की बात टाल रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें निकाल दूं? सेरेना अपनी शांत और खूबसूरत आंखों से मुझे देखती है। उसका एक्सप्रेशन साफ बता रहा है, क्या बस इतना ही कर सकते हो? ठीक है, अब मुझे अपना बड़ा वाला हथियार निकालना पड़ेगा। लगता है तुम चाहती हो कि मैं डैड को बता दूं कि तुमने 30 तारीख को क्या किया था। सेरेना का चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। वो तुरंत पैसे ले लेती है। तुम्हारे काम के घंटे कम है, इसलिए तुम्हारी सैलरी भी कम है, महीने के 500 युआन। अगर तुम अच्छा काम करोगी तो मैं इसे बढ़ा दूंगा, और हाँ, अगर तुम मुझे खुश रखोगी तो सैलरी बढ़ाना और आसान हो जाएगा। सेरेना का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। तुम क्या सोच रही हो? मेरा मतलब है थोड़ा ज्यादा मुस्कुराया करो, ये भी एक तरीका है अपने बॉस को खुश रखने का, समझ गई? और मुझे पढ़ाना भी। मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। अच्छा, तो इस शनिवार मेरे घर आना। उस शाम जब मैं घर पहुंचता हूँ, मेरे पेरेंट्स लिविंग रूम में बैठे होते हैं। दोनों के चेहरे पर एक जैसा समझदार एक्सप्रेशन होता है। लियोन, अगर तुम टॉप 40 में नहीं आए तो मेरे पास रोने मत आना। सुनो, तुमने कहा था वो लड़की बहुत फ्रेश और प्यारी है, क्या वो सच में इतनी अच्छी है? मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वो लड़की बहुत खूबसूरत है, सच में जैसे कोई पेंटिंग हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे बेटे के स्कूल में ऐसी कोई होगी। ये थोड़ा अजीब है। मैंने उस स्कूल में कई पेरेंट मीटिंग्स अटेंड की है, लेकिन उसे कभी नहीं देखा। वैसे उसका फैमिली क्या करता है? उसका बर्ताव देखकर नहीं लगता कि वो किसी आम फैमिली से है। तो फिर उसके पास पैसे की कमी क्यों है? इधर आओ भाई। क्या हुआ भाई? तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, है ना? क्या चाहिए? क्या तुम कल दोपहर नंबर 65 मिडिल स्कूल में मेरी जगह पेरेंट टीचर मीटिंग में जा सकते हो? क्या चल रहा है? मैंने मॉम और डैड से झूठ बोला था। पिछले सेमेस्टर में मैं टॉप 20 में नहीं आया था, लेकिन मेरी क्लास है। बस इस बार कल दोपहर छुट्टी ले लो। क्या तुम सच में मुझे अकेले ये फेस करने दोगे? ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है। मैं अब सच में पढ़ाई को लेकर सीरियस हूँ। मेरे अपने गोल्स हैं। तुम सबसे अच्छे हो मेरे प्यारे भाई। अगले दिन सेरेना नोटिस करती है कि उसका सीटमेट क्लास में नहीं है। उधर मैं नंबर 65 मिडिल स्कूल पहुंच चुका हूँ और मुझे अंकल स्ट्रैप्स याद आते हैं। जैसा सोचा था वो वहीं बैठे होते हैं, वहीं जाना पहचाना चेहरा। ये लो तुम्हारे लिए लॉलीपॉप। थैंक यू लियोना। अंकल स्ट्रैप्स हमेशा मेरा नाम जानते थे। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे हैरानी होती है कि वो अभी भी मुझे पहचान लेते हैं। हाँ, मैं ही हूँ। अंकल, आप इतने सालों से यहीं बैठे हो, आप किसका इंतजार कर रहे हो? मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रहा हूँ कि वो स्कूल से बाहर आए। वो अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा भूल जाते हैं कि वो किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो चुकी है। क्या आप उन्हें जानते हैं सर? बिल्कुल जानता हूँ। उस फैमिली ने बहुत मुश्किलें देखी है। उन्हें देखकर ये मत समझना कि वो हमेशा से ऐसे ही थे। पिछली सदी के 90 के दशक में वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे।
बहुत अमीर। अंकल स्ट्रैप्स उस समय बड़े बॉस थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हालत यहाँ तक पहुंच गई? क्या आपको पूरी कहानी पता है? वो एक बड़ी कंपनी चलाते थे, उनके नीचे सैकड़ों एम्प्लॉइज काम करते थे। उनकी पत्नी एक बैले डांसर थी, बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी जैसी दिखती थी। दोनों साथ में एकदम परफेक्ट जोड़ी लगते थे, देखने में ही शानदार। लेकिन फिर सब बिखर गया। किसी ने उन्हें फंसा दिया, उनकी कंपनी बंद हो गई, उन्होंने सब कुछ खो दिया, घर बेच दिया, गाड़ी बेच दिया। पूरा परिवार एक पुराने किराए के घर में रहने लगा। और यहीं पर सब खत्म नहीं हुआ। उनके एक बेटा और एक बेटी थे। गरीबी के बावजूद 4 लोगों का परिवार जैसे तैसे चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन उनकी पत्नी डांस क्लास के दौरान अचानक गिर पड़ी। टेस्ट की रिपोर्ट आई, वो ल्यूकेमिया था। ये खबर उस फैमिली पर ऐसे गिरी जैसे आसमान टूट पड़ा हो। उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो उसकी पत्नी 1 साल तक किसी तरह टिकी रही और फिर वो चली गई। इतनी खूबसूरत औरत थी। वो बूढ़ा आदमी लंबी सांस लेता है। फिर वो आगे बताता है कि पत्नी के मरने के बाद वो जैसे तैसे चलता रहा, बस वो और उसके 2 बच्चे। कुछ साल बाद किस्मत ने फिर कोई रहम नहीं किया। उसका बेटा हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से बस कुछ दिन पहले कार से टकरा गया। लड़के को लगा वो ठीक है। ड्राइवर ने उसे 500 युआन दिए और वो लंगड़ाते हुए घर चला गया और उसी रात उसकी मौत हो गई। एक कहावत है, रस्सी हमेशा सबसे कमजोर जगह से टूटती है। बदकिस्मती हमेशा उन्हीं लोगों को पकड़ती है जो उसे झेलने की हालत में नहीं होते। एक के बाद एक झटके लगते गए और वो सह नहीं पाया। उसका दिमाग टूट गया। उसने जितना सहा है उतना किसी को नहीं सहना चाहिए। लेकिन उसके पास अभी भी एक बेटी है। सबसे दुखद कहानी उसकी बेटी की है। जब फैमिली बर्बाद हुई तब वो सिर्फ 3 साल की थी। जब वो इतनी बड़ी हुई कि समझ सके कि अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, तब उसके भाई की मौत हो गई और उसके थोड़े ही समय बाद उसके पिता का दिमाग भी चला गया। एक छोटी सी लड़की जो स्कूल भी जाती है और साथ ही अपने पिता का ख्याल भी रखती है और वो अपने डैड का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। वो बच्ची सच में कमाल की है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक ही फैमिली के साथ इतना सब कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? इसका मतलब है कि तुमने अब तक बहुत आरामदायक जिंदगी जी है। पेरेंट टीचर मीटिंग काफी लंबी चलती है। जब तक मैं खत्म करता हूँ तब तक इवनिंग स्टडी हॉल शुरू हो चुका होता है। जब मैं क्लासरूम पहुंचता हूँ, सेरेना ऑफिस से बाहर निकल रही होती है। तुम ऑफिस में क्यों थी? अचानक ये टकराव सेरेना को घबरा देता है और वो शर्म से सिर झुका लेती है। मैं अपनी छोटी बहन के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग में गया था। तुम ऑफिस में क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। इवनिंग स्टडी हॉल में मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ता हूँ। अभी के लिए मैं होमवर्क करने का प्लान नहीं बना रहा, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर। इंग्लिश में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, उसमें मैं सबको पीछे छोड़ सकता हूँ। मैं किताब रखता हूँ, वॉशरूम जाने के लिए बाहर जाता हूँ और वापस आकर देखता हूँ कि सेरेना गायब है। मैं सामने बैठे स्टूडेंट से पूछता हूँ, सेरेना कहाँ गई? पता नहीं, वो अपना बैग लेकर चली गई। मिस्टर डेविस ने भी उसे नहीं रोका। मैं ऊपर देखता हूँ और मिस्टर डेविस को फ्रंट में खड़ा पाता हूँ। वो मुझे शांत और गहरी नजर से देख रहे होते हैं। जब स्टडी हॉल खत्म होता है, मैं तुरंत बैग उठाता हूँ और सीधे सुपरमार्केट की तरफ निकल जाता हूँ। तुम दोनों एक ही टाइम पर छुट्टी नहीं लेते। वो तो पहले ही यहाँ आ गई थी, काफी देर पहले आई थी, तब से लगातार काम कर रही है। वो लड़की बहुत मेहनती है, तुमसे कहीं ज्यादा। मैं मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि सेरेना लाल एप्रन पहने हाथ में कूड़े के बैग लिए मेरी तरफ आ रही है। लाल एप्रन स्टोर की यूनिफॉर्म है। मुझे हमेशा लगता था ये बहुत खराब दिखती है, लेकिन उस पर ये अजीब तरह से क्यूट लग रही है। सेरेना मुझे देखती है, एक पल के लिए रुकती है, फिर थोड़ी घबरा कर नजरें हटा लेती है। क्या खाली बोतलें भी फेंक दूं? हाँ, उन्हें बाहर वाले डस्टबिन में डाल दो। सेरेना सिर हिलाती है और चली जाती है। उस पर थोड़ा रहम करो, वो सिर्फ 500 महीना कमा रही है। सुपरमार्केट इतना बड़ा है, तुमने उसे अकेले ही पूरा साफ करने में लगा दिया है। वो खुद से करना चाहती थी, मेरी तरफ से नहीं किया। तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है। मैं इस बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। मैं सेरेना के पास जाता हूँ जब वो काम कर रही होती है। तुम ऑफिस इसलिए गई थी ना कि मिस्टर डेविस से इजाजत ले सको, कि तुम स्टडी हॉल से जल्दी निकल सको, और तुमने मेरा इंतजार किया जब तक मैं चला नहीं गया, फिर चुपके से निकल गई। सेरेना कुछ नहीं कहती, वो बस सिर झुका लेती है और अपने यूनिफॉर्म के किनारे को उंगलियों से घुमाने लगती है। तुम सोच रही हो ज्यादा घंटे काम करके तुम्हें सैलरी बढ़ जाएगी। साफ साफ सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा। सेरेना ऊपर देखती है, उसकी खूबसूरत आंखों में पूरी सच्चाई होती है। मैं सैलरी बढ़ाने के पीछे नहीं हूँ। स्टडी हॉल 9 बजे खत्म होता है। मैं 10 बजे के बाद काम खत्म करती हूँ। दिन का मुश्किल से 1 घंटा होता है और उसके लिए मुझे महीने के 500 युआन मिल रहे हैं। वो नीचे देखती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ आता है, लेकिन फिर भी वो जिद से बोल देती है, 500 युआन ये ज्यादा है। ज्यादा? तुम्हें पता है यहाँ बाकी लोग कितना कमाते हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कितना कमाते हैं। मुझे पता है मुझे जितना मिल रहा है वो मेरे लायक से ज्यादा है। अगर आप मुझे ज्यादा पैसे देते हैं तो मैं ज्यादा काम करूंगी। मेहनत और पैसे बराबर होने चाहिए। तुम भी कमाल हो, इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो? ठीक है छोड़ो, बस ये तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनना चाहिए। समझ गई। आखिरकार मुझे पीछे हटते देख सेरेना के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ जाती है। वो हल्के से सिर हिलाती है, उसकी आंखों में हल्की सी खुशी चमकती है। फिर वो शर्माते हुए हल्की सी तेजी से वहां से चली जाती है। फ्राइडे आ जाता है। जब स्टडी हॉल खत्म होता है, क्लोए क्लासरूम के दरवाजे पर मुझे रोक लेती है। लियोन, कल शनिवार है, ब्रैड ने कुछ लोगों को अपने घर बुलाया है। मैंने पहले ही हाँ बोल दिया है और तुम भी आ रहे हो? नहीं आ सकता, मैं कल पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं मुड़ता हूँ और चला जाता हूँ। क्लोए मुझे जाते हुए देखती है और पीछे से चिल्लाती है, पढ़ाई पढ़ाई, अब बस यही बोलते रहते हो, खुद को यही बोलते रहना जब तुम
क्लास में सबसे नीचे ही रहोगे। उस रात 10 बजे सेरेना की शिफ्ट खत्म होती है। मैं उसे एक कागज देता हूँ। ये मेरा घर का एड्रेस और यूनिट नंबर है। कल तुम किस टाइम आ सकती हो? शायद दोपहर 1 बजे। ठीक है, मैं घर पर रहूंगा। शनिवार का दिन साफ और धूप वाला होता है। आसमान इतना परफेक्ट नीला होता है कि अवास्तविक लगता है। हमने 1 बजे का टाइम तय किया था, इसलिए सेरेना दोपहर होते ही घर से निकलती है। जब वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बड़े गेट को देखती है तो रुक जाती है। एक पल के लिए वो हैरान रह जाती है। उसे लगता है जैसे वो गलती से किसी पार्क में आ गई हो। दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर मैं दरवाजा खोलने जाता हूँ। दरवाजा खुलता है। सेरेना बाहर खड़ी होती है, साफ तौर पर नर्वस। ये पहली बार है जब वो किसी लड़के के घर आई है। वहां खड़ी मत रहो, अंदर आओ, चलो मेरे कमरे में चलते हैं। सेरेना मुझे शर्माते हुए देखती है। मुझे पहले आपके पेरेंट्स को ग्रीट करना चाहिए, फिर हम ट्यूशन शुरू करेंगे। घर पर कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। ये सुनते ही सेरेना का चेहरा लाल हो जाता है। इसमें मेरी गलती नहीं है। सुबह मेरे पेरेंट्स घर पर थे। तुमने ही दोपहर का टाइम चुना था। मेरे डैड को दोपहर में खाना चाहिए होता है। वो जितनी घबराई हुई है, फिर भी उसे पता है वो यहाँ क्यों आई है। हम दोनों डेस्क पर बैठते हैं, एक ही डेस्क, एक ही कुर्सी के बीच। हम स्कूल से भी ज्यादा करीब बैठे होते हैं। दोपहर ढलते ढलते ट्यूशन खत्म हो जाती है। सेरेना अपना बैग लेकर दरवाजे की तरफ जाती है। रुको, मैं एक बड़ा सा स्नैक्स का बैग निकालता हूँ और उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। वो हैरानी से पीछे हट जाती है। मुझे ये नहीं चाहिए, ये तुम्हारी ट्यूशन फीस है। नहीं, मैं इसे नहीं लूंगी। वो मुड़ती है और तेजी से भाग जाती है। मैं सिर हिलाता हूँ। ये लड़की सच में बहुत जिद्दी है। मंडे सुबह मिस्टर डेविस सामने आकर बोलते हैं, आज 2 बातें हैं। पहली, स्पोर्ट्स डे में क्लास का साइन कौन ले जाएगा? ये तय हो चुका है, वो सेरेना है। क्लोए तुरंत ऊपर देखती है। सेरेना भी हैरानी से ऊपर देखती है। सिर्फ मैं हाथ उठाता हूँ। मैं इस फैसले को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। दूसरी बात, स्पोर्ट्स डे के अगले दिन मंथली एग्जाम शुरू होंगे। ये सुनकर मिस्टर डेविस की नजर मुझ पर टिक जाती है। वो ऐसे बोलते हैं जैसे उम्मीद छोड़ भी दी है, लेकिन पूरी तरह नहीं। लियोन, खुद को संभालो। क्लास का एवरेज बढ़ाने की बात छोड़ो। कम से कम अपने डैड को अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में शर्मिंदा मत करना। क्या ये कर सकते हो? ये कहकर वो बाहर चले जाते हैं। ये खबर जल्दी फैल जाती है कि स्पोर्ट्स डे में सेरेना क्लास का साइन ले जाएगी। उस दोपहर पी क्लास में सब अपने अपने काम में लगे होते हैं। सेरेना सीढ़ियों पर बैठकर किताब पढ़ रही होती है। मैं बॉल को पैरों के बीच ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहा होता हूँ, लेकिन अचानक रुक जाता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक लड़की चुपके से पीछे से सेरेना के पास आ रही है। उसके हाथ उठे हुए हैं और वो उसे धक्का देने ही वाली है। सेरेना अपनी किताब में इतनी खोई हुई है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तुरंत अपने हाथ में पकड़ी बास्केटबॉल घुमाकर उस लड़की की तरफ जोर से फेंकता हूँ। सेरेना घबरा कर खड़ी हो जाती है। वो उस लड़की को पहचान लेती है, वही जो पहले भी उसे बुली करती थी। मैं तेज कदमों से वहां पहुंचता हूँ और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता हूँ। मैं गुस्से में पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस क्लास की हो? इस हंगामे से पूरा मैदान इकट्ठा हो जाता है। कोच वेड साइड से चिल्लाते हैं, लियोन, तुम क्या कर रहे हो? मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ और भीड़ में खड़ी एक लड़की की तरफ मुड़ता हूँ। तुम इधर आओ। लीना धीरे धीरे आगे आती है। क्या इसी लड़की ने पिछली बार सेरेना को कुर्सी से धक्का दिया था? हाँ, यही थी। इसी ने पिछली बार भी सेरेना को धक्का दिया था। तो सच में तुम ही थी और अब फिर से करने आई हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस क्लास में हो? छोटे बालों वाली लड़की कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए सीधा नफरत दिख रही होती है। लियोन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये सीढ़ियां इतनी ऊंची है कि किसी की जान भी जा सकती है। वो सेरेना को धक्का देने वाली थी। ये सीधा अटेम्प्टेड मर्डर है। मैं उस लड़की को पकड़ता हूँ और उसे डायरेक्टर गैरेट के ऑफिस की तरफ घसीटने लगता हूँ। कोच वेड सेरेना के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो रो रही है। चिंता मत करो, स्कूल तुम्हारे लिए ये मामला संभालेगा। तुम्हारे क्लासमेट्स लियोन और लीना दोनों गवाही दे सकते हैं। इवनिंग स्टडी हॉल के दौरान स्कूल का ब्रॉडकास्ट अचानक चालू हो जाता है। डायरेक्टर गैरेट की आवाज स्पीकर्स के जरिए हर क्लासरूम में गूंजती है। टिफनी, क्लास 15, ग्रेड 12 बार बार अपने साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाने और जरा भी पछतावा ना दिखाने के लिए उसके पेरेंट्स को सूचित कर दिया गया है और उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाता है। मैं अपनी डेस्क पर बैठा ध्यान से सुनता हूँ। अगर स्कूल का फैसला एक्सपल्शन से कम होता तो मैं बिना सोचे दोबारा डायरेक्टर गैरेट के ऑफिस में होता। मैं सेरेना की तरफ देखता हूँ। वो हमेशा की तरह अपने सवालों में लगी हुई है, पूरी तरह फोकस्ड। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता। मैं वापस अपनी किताब में लग जाता हूँ। मेरी नजर हटते ही सेरेना थोड़ा रुकती है। उसके होंठ हल्के से खुलते हैं, जैसे वो मुड़कर मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में वो खुद को रोक लेती है। अगली शाम मैं सेरेना को स्टोर में इधर उधर काम करते हुए देखता हूँ। वो आज थोड़ी शांत लग रही है। 10 बजे सुपरमार्केट बंद हो जाता है। ठीक है, अब घर जाओ, रास्ते में ध्यान रखना। लेकिन सेरेना हिलती नहीं। वो वहीं खड़ी रहती है, आंखें लाल मेरी तरफ देखती हुई। लियोन, थैंक यू, लेकिन अगली बार इतना जल्दबाजी में कुछ मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें सजा मिले। ये कहते हुए वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है, फिर जल्दी से मुड़कर चली जाती है। उसकी छोटी सी परछाई जल्दी ही रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा रहता हूँ। सेरेना, काश मैं तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी में पहले जानता। आज से मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। जब मैं घर पहुंचता हूँ, मेरे डैड मुझे उसी पुराने नाराज चेहरे के साथ देखते हैं। तुम और सेरेना एक ही स्कूल में पढ़ते हो, फिर भी तुम दोनों में इतना फर्क कैसे है? वो तुमसे छोटी है, फिर भी मेहनती है, काबिल है और क्लास में टॉप करती है। वो मुझसे छोटी है। आपको कैसे पता? मैंने पिछली बार उसका आईडी देखा था, 19 सितंबर।
सितंबर। वो अभी 17 की भी नहीं हुई है। मेरे हिसाब से करीब 11 दिन बाकी है। इतनी अच्छी लड़की के लिए तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए? एक हफ्ते बाद मॉर्निंग एक्टिविटी ब्रेक के दौरान, उस रात के बाद जब सेरेना ने आंसू भरी आंखों से मुझसे वो बातें कही थी, वो मुझसे दूरी बनाए हुए है। हमारे बीच एक अदृश्य दीवार सी खड़ी हो गई है। मुझे अच्छे से पता है कि वो मुझसे नफरत नहीं करती, और ये भी नहीं कि वो एहसान फरामोश है। वो रोई थी क्योंकि उसने मुझे उसके लिए इतनी जल्दबाजी में कदम उठाते देखा, और उसे डर था कि मुझे सजा मिल जाएगी। वो ऐसी ही है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, कभी खुद के बारे में नहीं। लेकिन अभी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। सेरेना का बर्थडे बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। मैं उसे क्या गिफ्ट दूं? तभी पास में दो लड़कियों की बात सुनाई देती है। नी हाई सॉक्स के साथ कौन से शूज अच्छे लगते हैं? व्हाइट स्नीकर्स या नॉर्मल वाले? ब्लैक लेदर शूज शायद सबसे अच्छे लगते हैं। ओहो, लेकिन मेरे पास ब्लैक लेदर शूज नहीं है। मैं उनकी बात सुनता हूँ। मुझे पक्का पता है कि सेरेना के पास भी ब्लैक लेदर शूज नहीं है। ठीक है, अब मुझे जवाब मिल गया। पिछली बार जब सेरेना का एंकल मुड़ा था, मुझे उसके शू साइज का अंदाजा हो गया था। उस शाम घर पर मैं अपने डैड को ढूंढता हूँ। डैड, मुझे परसों रात आपकी मदद चाहिए। 19 सितंबर की शाम, क्लासरूम की खिड़की के बाहर रात का आसमान तारों से भरा हुआ होता है, शांत और सपनों जैसा। सेरेना आसमान की तरफ देखती है। वो सोचती है कि दो फरिश्ते ऊपर से उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। एक उसकी माँ है और दूसरा उसका बड़ा भाई। फिर वो धीरे से सिर झुका लेती है और एक कागज पर लिखती है, हैप्पी बर्थडे सेरेना। वो उन शब्दों को देखती है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन वो जल्दी ही गायब हो जाती है, एक हल्की सी सांस के साथ। फिर वो उन शब्दों पर इतना लिखती है कि वो पूरी तरह काले हो जाते हैं। वो अपने बगल वाली खाली सीट की तरफ देखती है। आज भी मैं इवनिंग स्टडी हॉल में नहीं आया हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद सेरेना रात में अकेले घर की तरफ चलती है। ठंडी हवा उसके पास से गुजरती है। वो अपना हाथ उठाकर अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछती है। उसका पिछला बर्थडे हॉस्पिटल में बीता था। तब वो सिर्फ 5 साल की थी। उसकी माँ हॉस्पिटल बेड पर थी, इतनी कमजोर की बैठ भी नहीं सकती थी। उसके डैड एक छोटा सा केक लेकर अंदर आए थे। हैप्पी बर्थडे सेरेना। वो सीधे काम से आए थे, अभी भी अपनी यूनिफॉर्म में थे, और उन्होंने धीरे से केक पर कैंडल्स लगाई थी। एक विश मांगो सेरेना। मैं चाहती हूँ कि माँ जल्दी ठीक हो जाए। उसकी माँ, जो कमजोर और थकी हुई थी, एक पल के लिए रुक जाती है, फिर रो पड़ती है। पागल बच्ची, अपनी विश जोर से नहीं बोलते। अगर बोल दोगी तो वो पूरी नहीं होगी। और सच में जो विश उसने बोल दी थी वो पूरी नहीं हुई। आखिर में उसकी माँ चली गई। सेरेना अंधेरे में अकेले चलती रहती है। वो अपने हाथ जोड़ती है और आसमान की तरफ देखती है। चुपचाप एक विश मांगती है जो सिर्फ वही जानती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही सिखाया था। विश कभी जोर से नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो वो पूरी नहीं होती। फिर वो सुपरमार्केट पहुंचती है और देखती है कि दरवाजा पूरा खुला हुआ है। हेलो, कोई है यहाँ? उसकी आवाज खाली सुपरमार्केट में गूंजती है। अचानक एक जोर की आवाज के साथ उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। सेरेना का दिल जोर से धड़कने लगता है। जैसे ही डर उसे घेरने लगता है, अंधेरे में एक गर्म सफेद रोशनी फैलती है, शेल्फ के पीछे से उड़ती हुई, जैसे कोई फरिश्ता हो, और उसके साथ एक जानी पहचानी आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे सेरेना। मैं धीरे धीरे शेल्फ के पीछे से बाहर आता हूँ। मेरे शरीर पर 2 बड़े फ्लैशलाइट बंधे होते हैं और मेरे हाथों में एक बड़ा 2 लेयर वाला केक होता है। हैप्पी बर्थडे किड, हैप्पी बर्थडे सेरेना। मैं रुकता हूँ और सेरेना की तरफ देखता हूँ, जो पहले से ही रो रही होती है। सेरेना, हैप्पी 17 बर्थडे। मैं उसे देखता हूँ, मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती है। सेरेना उस लड़के को देखती है जो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है, और उसके आंसू रुक ही नहीं रहे। इस पल में वो फरिश्ता जिसे वो हमेशा सोचती थी, जैसे सच में सामने आ गया हो, और वो उसके सामने खड़ा है। 17 साल की ये लड़की अपने आप से धीरे से कहती है, सच में दिल में रखी हुई विश ही पूरी होती है। मेरे डैड सेरेना के सिर पर बर्थडे हैट रख देते हैं। लो, हो गया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो किड। अब तक सेरेना इतनी रो रही होती है कि उसे ठीक से दिख भी नहीं रहा। अरे शरारती लड़के, देखो तुमने क्या कर दिया। सेरेना को इतना रुला दिया। सेरेना जल्दी से मुड़ती है और सिर हिलाती है, अपने आंसू तेजी से पोंछते हुए, जैसे साबित करना चाहती हो कि वो रो ही नहीं रही थी। मेरे डैड उसकी मासूम हरकत पर हंसते हैं। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं उसे डांट नहीं रहा। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है कि तुम इतनी खुश दिन पर ऐसे रो रही हो। मेरा दिल थोड़ा भारी हो जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतनी जोर से रोएगी, क्योंकि जितना ज्यादा वो रो रही है उतना ही साफ है कि उसे याद था कि आज उसका बर्थडे है। एक विश मांगो। मैं पहले ही मांग चुकी हूँ, तो अब कैंडल्स बुझाओ। कैंडल्स बुझाने के बाद ही विश पूरी मानी जाती है। सेरेना तुरंत सिर हिलाती है और आगे बढ़कर फूंक मारती है, लेकिन कैंडल्स नहीं बुझती। वो शर्म से मेरी तरफ देखती है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं तुम्हारी विश में शामिल हो जाऊं? सेरेना इतनी तेजी से सिर हिलाती है कि जैसे धुंधला हो जाए। फिर हम दोनों साथ में झुकते हैं, गाल फुलाकर, और कैंडल्स बुझा देते हैं। स्टोर की लाइट्स जल जाती है। मैं हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ सेरेना को देखता हूँ। इस बार वो नजरें नहीं हटाती। उसकी लाल और भीगी हुई आंखें उसके चेहरे पर चमक रही होती है। चलो सब लोग, केक टाइम। तुम बड़े लोग मीठा कम खाना, बस थोड़ा सा ले लो। बाकी हमारी बर्थडे गर्ल अपने फैमिली के लिए घर ले जाएगी। बहुत है, तुम लोग भी खाओ। मैं पहला पीस सेरेना को देता हूँ। लो बर्थडे गर्ल। सेरेना सिर झुकाकर धीरे से एक छोटा सा बाइट लेती है। उसकी आंखों के कोनों में अब भी आंसू चमक रहे होते हैं। किड, आज जल्दी घर चले जाना। थैंक यू बहुत ज्यादा। रात के अंधेरे में मैं सेरेना को चौराहे तक छोड़ने जाता हूँ। बाकी केक अपने हाथ में लेकर इसे अच्छे से पकड़ना, इसे अपने डैड के लिए घर ले
ले जाना। जैसे ही वो इसे लेती है, मैं अपना बैग सामने घुमाता हूँ और अचानक उसके पीछे इशारा करता हूँ, देखो वहाँ क्या है। सेरेना तुरंत पीछे मुड़ती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। वो वापस मुड़ती है कंफ्यूज होकर और अपने सामने एक जोड़ी ब्लैक लेदर शूज और एक पिंक हेयर क्लिप देखती है। टाडा बर्थडे गिफ्ट। वो जम जाती है और उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती है। मेरी मुस्कान नरम पड़ जाती है। मैं आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछ देता हूँ। अरे अरे, फिर से रो रही हो? मैं सच में तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम आंसुओं से बनी हो क्या? मुझे ये नहीं पता कि सेरेना लगभग कभी रोती ही नहीं है। उसके सारे सालों से रुके हुए आंसू जैसे पिछले आधे महीने में निकल आए हैं, इस लड़के की वजह से जो बिना किसी चेतावनी के उसकी जिंदगी में आ गया। मैं शूज और हेयर क्लिप उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। लो बर्थडे गर्ल, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो जब मेरा बर्थडे आए मुझे कुछ दे देना, हम बराबर हो जाएंगे। सेरेना मजबूती से सिर हिलाती है। वो घर जाने के लिए मुड़ती है, फिर अचानक वापस मुड़ती है, जैसे उसे कुछ याद आया हो। लियोन, क्या तुम कल सुबह मुझे स्कूल तक छोड़ सकते हो? बस ओस्मेंथस लेन के एंट्रेंस पर मेरा इंतजार करना। कल स्पोर्ट्स मीटिंग का ओपनिंग सेरेमनी है और पूरी क्लास को परेड में चलना है। शायद सेरेना नहीं चाहती कि वो यूनिफॉर्म में अकेले सड़क पर चले और लोग उसे देखें। ठीक है, थैंक यू। चलो कल 7 बजे, नहीं 7:30। अगली सुबह मैं तय जगह पर ओस्मेंथस लेन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता हूँ। थोड़ी ही देर में सेरेना भी वहां आ जाती है। मैं उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता हूँ। तुम्हारी क्लास यूनिफॉर्म कहाँ है? मेरे नॉर्मल यूनिफॉर्म के नीचे है। लेदर शूज मेरे बैग में है। जब हम क्लासरूम पहुंचते हैं, लड़कियां सेरेना को हैरानी से ऊपर से नीचे तक देखती हैं। ये यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? सेरेना किसी को इग्नोर करती है। वो अपना बैग रखती है, अपनी सीट के पास रखा क्लास साइन उठाती है और क्लास के पीछे जाकर प्रैक्टिस करने लगती है। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह फोकस्ड और सीरियस होता है, मेरी नजरों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। मैं नजरें हटा लेता हूँ और अपनी डेस्क पर चुपचाप बैठ जाता हूँ। मेरे पीछे सेरेना कोने में आगे पीछे चलते हुए क्लास साइन के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। सुबह की हल्की हवा खिड़की से अंदर आती है और उसके बालों को धीरे धीरे हिलाती है। धीरे धीरे क्लासरूम भरने लगता है। फिर मिस्टर डेविस अंदर आते हैं। सब लोग अपनी क्लास यूनिफॉर्म पहन लो। जैसे ही म्यूजिक शुरू होगा, नीचे जाओ और फॉर्मेशन में खड़े हो जाओ। सेरेना ये सुनते ही अपना रेगुलर यूनिफॉर्म उतार देती है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम अच्छी लग रही हो। साफ बात है, देखना बंद करो। तुम्हें देखने की इजाजत नहीं है। ठीक है, मैं नहीं देख रहा। वैसे आज सुबह मेरी 3 किलोमीटर की रेस है। क्या तुम फिनिश लाइन पर मुझसे मिलोगी? मैं बहुत थक जाऊंगा। तुम ही मेरी एकमात्र फ्रेंड हो। पता है, सेरेना बिना सोचे तुरंत सिर हिला देती है। वो मेरे दिए हुए लेदर शूज पहन लेती है। फिर वो अपने बैग से मेरा दिया हुआ पिंक हेयर क्लिप निकालती है। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाती है और कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, जैसे उसे यकीन ना हो। फिर जैसे उसने फैसला कर लिया हो, वो क्लिप अपने बालों के सामने लगा लेती है और मेरी तरफ देखती है। आज तुम थोड़ी अलग लग रही हो, क्योंकि तुमने एक बार कहा था यूथ सिर्फ एक बार मिलती है। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ ताकि मेरा फ्यूचर वाला में कोई पछतावा न रखे। वो मेरी दी हुई हिम्मत पर खरा उतरना चाहती है। वो नहीं चाहती कि पिंक हेयर क्लिप और ब्लैक लेदर शूज किसी कोने में पड़े रहे। म्यूजिक शुरू होता है। मिस्टर डेविस फिर से क्लास में आते हैं। सेरेना, लाइन में लगो। क्लास साइन को सीधा पकड़ो। आज तुम क्लास 1 का चेहरा हो। जी मिस्टर डेविस। सब लोग कोने की तरफ देखते हैं, जैसे कुछ खास उम्मीद नहीं हो, लेकिन एक एक करके सबकी नजरें वहीं टिक जाती है। ओह, सबको पता था कि सेरेना खूबसूरत है, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही है, जैसे कोई चमकता हुआ तारा। चलो सब लोग नीचे चलते हैं। पूरी क्लास नीचे चली जाती है। भीड़ के बीच चलते हुए सेरेना साफ तौर पर असहज लग रही होती है। क्या हुआ सेरेना, तुम नर्वस हो? सेरेना सिर हिलाती है। कॉन्फिडेंट रहो, नर्वस मत हो। तुम हमेशा एग्जाम में अपना बेस्ट देती हो, तब नर्वस क्यों नहीं होती? वो अलग है, ये भी वही है। आज भी एक एग्जाम है जिसका नाम है यूथ। अगर तुम ये 100 मीटर क्लास साइन पकड़कर अच्छे से चल गई तो तुम्हारी यूथ को परफेक्ट स्कोर मिल जाएगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? सेरेना अभी भी सिर झुकाए रहती है, कुछ नहीं बोलती। तुम मेरे दिए हुए बर्थडे गिफ्ट पहन रही हो, क्या वो तुम्हें हिम्मत देने के लिए काफी नहीं है? ये सुनते ही सेरेना अचानक ऊपर देखती है। उसकी आंखें चमक उठती है, जैसे आसमान में ढेर सारे तारे हो। मुझे पता भी नहीं चलता, लेकिन मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जो सेरेना के लिए मेरी सोच से कहीं ज्यादा मायने रखता है। सेरेना क्लास साइन को कसकर पकड़ती है। उसकी नजरें स्थिर हो जाती है और वो क्लास के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। और मैं, क्योंकि मैं लंबा हूँ, मुझे फॉर्मेशन के सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता है। अब हमारी तरफ बढ़ रही है क्लास 1 ग्रेड 12। आइए इन्हें जोरदार तालियों से स्वागत करें। अचानक सेरेना क्लास साइन लेकर फॉर्मेशन के बीच से वापस चलती हुई आती है और सीधे मेरे सामने आकर रुक जाती है। उसका सिर झुका हुआ है, गाल लाल है और वो मेरा हाथ पकड़ लेती है। वो मुझे खींचकर आगे ले जाती है। रुको, तुम क्या कर रही हो? सेरेना कुछ नहीं बोलती। मिस्टर डेविस हल्का सा अजीब हंसते हैं। सेरेना, तुम इसे यहाँ क्यों खींच कर ला रही हो? वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? वापस जाओ, खुद को खास समझते हो क्या? मैं कंधे उचकाता हूँ और वापस जाने लगता हूँ। तभी सेरेना सिर झुकाए हुए फिर से मेरा हाथ पकड़ लेती है। देखिए, मैं वापस जाने से मना नहीं कर रहा, ये मुझे जाने ही नहीं दे रही। मिस्टर डेविस के पास कोई जवाब नहीं होता। सब जानते हैं कि वो सेरेना को ज्यादा डांटते नहीं है। लियोन, फ्रंट रो में खड़े हो जाओ। सॉरी, इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। थोड़ी जगह बनाओ। क्लोए ये सब देखती है और बोलती है, मिस्टर डेविस, लियोन तो लड़का है, उसे हमारे साथ खड़े होने का क्या हक है? क्योंकि मैं क्लास टीचर हूँ, बस इसलिए। सेरेना ये कंफर्म करती है कि मैं उसके ठीक पीछे खड़ा हूँ और धीरे से राहत की सांस लेती है।
वो इस एग्जाम को अकेले फेस नहीं करना चाहती। उसके दिल में एक बात साफ है, ये एग्जाम तभी यूथ कहलाएगा जब मैं उसके साथ रहूंगा, तभी ये उसकी यादों में बिना पछतावे के रहेगा। उसका हाथ जो मेरा हाथ पकड़े हुए है और छोड़ने को तैयार नहीं, वो सब कुछ कह देता है जो वो बोल नहीं सकती। कुछ ही देर में हमारी क्लास की बारी आ जाती है। अगली क्लास है क्लास 1 ग्रेड 12। चलो सब लोग सिर ऊपर रखो, ध्यान से चलो। सेरेना क्लास साइन उठाती है। उसका चेहरा शांत और स्थिर होता है और वो आगे बढ़ती है। उसकी चाल इतनी ग्रेसफुल होती है जैसे कोई गर्व से भरा हुआ हंस चल रहा हो, इतनी खूबसूरत कि वो बाकी सबसे अलग लगती है। जैसे जैसे ज्यादा लोग उसे देखने लगते हैं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने कभी एक साथ इतने लोगों की नजरें अपने ऊपर महसूस नहीं की थी। मेरे पीछे खड़ा लड़का उसे हिम्मत दे रहा होता है, फिर भी इतने सारे लोगों की नजरों का बोझ संभालना उसके लिए आसान नहीं है। मैं देखता हूँ कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्लास साइन हल्का हिलने लगा है। तो जैसे ही हम मेन स्टेज के पास पहुंचते हैं, मेरी आवाज उसके पीछे से गूंजती है, हेलो एवरीवन। मेरी आवाज सुनकर सेरेना चौंक जाती है। फिर वो एक मुस्कान के साथ गहरी सांस लेती है, जैसे उसे फिर से जान मिल गई हो, और जो क्लास साइन नीचे झुक रहा था उसे फिर से ऊंचा उठा देती है। मेरी आवाज पूरे ग्राउंड का ध्यान मेरी तरफ खींच लेती है। मिस्टर डेविस अपना चेहरा हाथ से ढक लेते हैं, इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि जैसे जमीन में ही गड़ जाना चाहते हो। मैं एक ही बार में पूरे माहौल को जिंदा कर देता हूँ। परेड आराम से खत्म हो जाती है। स्पोर्ट्स मीटिंग ऑफिशियली शुरू हो जाती है। मैं क्लासरूम में वापस जाता हूँ ताकि 3 किलोमीटर की रेस के लिए तैयार हो सकूं। सेरेना छोटे से शॉप पर जाती है और 2 बोतल पानी खरीदती है। लाल ट्रैक पर सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। स्टार्टिंग गन की आवाज के साथ मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ। मेरी सेकेंड लाइफ के साथ आई स्टेमिना और एंड्योरेंस और बाकी फिजिकल इंप्रूवमेंट्स जैसे स्ट्रेंथ शायद रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा काम के नहीं है, लेकिन आज जैसे दिन पर ये सब काफी से भी ज्यादा है। मैं सबसे पहले फिनिश लाइन पार करता हूँ और अपने ग्रुप में फर्स्ट आता हूँ। सेरेना 2 पानी की बोतल लेकर मेरी तरफ दौड़ती है और थोड़ी शर्माते हुए मुझे देती है। तभी क्लोए भी आती है और एक ड्रिंक मेरी तरफ बढ़ाती है। मैं बिना सोचे मना कर देता हूँ, थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं पीता। फिर मैं सेरेना की तरफ मुस्कुराकर देखता हूँ। ये दोनों बोतल मेरे लिए है। वो खुशी से सिर हिलाती है। मैं बिना सोचे दोनों ले लेता हूँ। थैंक यू, जब तुम मुझे पानी पिला रही हो तो मैं तुम्हें लंच खिलाऊंगा। सेरेना हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देती है। मैं बस वॉशरूम होकर आता हूँ, थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं करीब आधे घंटे तक इंतजार करता हूँ और सेरेना फिर भी नहीं आती। मैं बिना समय गवाए टीचिंग बिल्डिंग की तरफ भागता हूँ। मुझे अंदर से लग रहा है कि सेरेना के साथ कुछ हुआ है। मैं बाथरूम के पास पहुंचता हूँ और आवाज लगाता हूँ, सेरेना तुम कहाँ हो? एक आवाज आती है, आंसुओं से भरी हुई, लियोन मैं यहाँ हूँ। जब मैं उसे ढूंढता हूँ, वो कोने में सिमटी हुई होती है, जोर जोर से रो रही होती है। उसकी आंखें सूजी हुई लाल हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं। क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है? सेरेना सिर हिलाती है, लेकिन वो रोना बंद नहीं करती। ये मुझे उसके बर्थडे वाली रात की याद दिला देता है। सेरेना अपना कांपता हुआ दायां हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी हथेली में पिंक हेयर क्लिप के टूटे हुए टुकड़े पड़े होते हैं। उन्होंने इसे तोड़ दिया, क्लिप टूट गई है। जो हेयर क्लिप तुमने मुझे दी थी वो टूट गई है। मैंने इसे जोड़ने की कोशिश की, मैं नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की फिर भी नहीं कर पाई। लियोन मैं क्या करूं? मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। सेरेना ऐसे लग रही होती है जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी हो, कुछ ऐसा जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी पूरी तरह वापस नहीं आता। मेरी भौहें सिकुड़ जाती है, मेरे सीने में कुछ चुभता है। मैंने उसके चेहरे पर कभी इतना दर्द और निराशा नहीं देखी थी। मैं खुद को रोक नहीं पाता और उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। ठीक है, सब ठीक है। अगर ये टूट गया है तो मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। अगर 1 से काम नहीं चला तो 2, अगर 2 से नहीं तो 3, अगर 3 से नहीं तो 30। मेरी बात सुनकर सेरेना और जोर से सिसकने लगती है, जैसे उसके अंदर का सारा दर्द बाहर निकल रहा हो। मैं उसके बालों को धीरे धीरे सहलाता हूँ और नरमी से बोलता हूँ, मुझ पर भरोसा करो सेरेना, इस बार तुम्हारे पास मैं हूँ। अब तुम अकेली नहीं हो। अपने दुख में डूबी हुई सेरेना कुछ नहीं बोलती। उसकी रोने की आवाज धीमी है, दबाई हुई, लेकिन दर्द से भरी हुई। मुझे नहीं पता उसने कितनी बार ऐसे चुपचाप रोया होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि शायद पहली बार उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि जब वो टूटी हुई है तो किसी की बाहें उसे संभालने के लिए मौजूद है। मैं खुद से धीरे से कहता हूँ, शायद यही लड़की वजह है कि मुझे दूसरी जिंदगी मिली। इस बार जब तक मैं हूँ, कोई भी कुछ भी, ना लोग ना किस्मत उसे फिर से चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। धीरे धीरे सेरेना खुद को संभालने लगती है। उसका रोना कम हो जाता है। सॉरी? तुम किस बात के लिए सॉरी बोल रही हो? अभी मुझे पकड़कर रखने के लिए। इसमें सॉरी बोलने जैसी कोई बात नहीं है। जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं भी पास वाले को पकड़ लेता हूँ, और वैसे भी पहले मैंने तुम्हें पकड़ा था। सेरेना कुछ नहीं बोलती। तुम्हें भूख लगी है? वो हल्का सा सिर हिलाती है। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। चलो, मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उसे बाहर ले जाता हूँ। कैंपस के रास्ते पर दोनों तरफ हरे भरे पौधे लगे होते हैं और हम धीरे धीरे चलते हैं, एक दूसरे से बस 1 हाथ की दूरी पर। मैं उससे ये नहीं पूछता कि वो लड़कियां कौन थी या किस क्लास की थी, क्योंकि मुझे पता है सेरेना कभी नहीं बताएगी। वो अपने दर्द को खुद सहना पसंद करेगी, बजाय इसके कि वो किसी और पर बोझ बने। मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ। तुम किस फ्लोर पर खाना खाना चाहती हो? क्या खाने का मन है? कुछ भी चलेगा। खाने के बाद सेरेना बचा हुआ खाना पैक करती है
है और घर की तरफ निकल जाती है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे पता है कि वो अपने डैड के लिए है। दोपहर में स्टूडेंट्स धीरे धीरे वापस क्लास में आने लगते हैं। सेरेना मेरी खाली सीट की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर हल्की चिंता आ जाती है। तभी मिस्टर डेविस अचानक दरवाजे पर आ जाते हैं। तुम सब यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? नीचे जाओ और अपने क्लासमेट्स के लिए चीयर करो। सब लोग धीरे धीरे उठते हैं और स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ चल पड़ते हैं। कोच वेड मिस्टर डेविस को क्लास लेकर आते देख जल्दी से उनके पास आते हैं। उनके चेहरे पर चिंता होती है। क्या लियोन आया है? शॉर्ट पुट शुरू होने वाला है और मैंने उसे चेक इन करते नहीं देखा। मिस्टर डेविस हैरान रह जाते हैं। मैंने भी उसे नहीं देखा। मुझे लगा वो पहले ही फील्ड में चला गया होगा। क्या किसी ने लियोन को देखा है? सब लोग सिर हिलाते हैं। क्या उसका टर्न थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए कोई नियम नहीं है। अगर वो अपना टर्न मिस करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आखिर लियोन गया कहाँ है? तभी मेन स्टेज की तरफ कुछ अजीब होता है। लड़कों और लड़कियों, आज अपना पूरा दम लगा दो। हर सांस में ताकत होनी चाहिए। अरे अरे, तुम कौन हो? तुम मेरा माइक क्यों पकड़ रहे हो? तुम किस क्लास के हो? तभी एक गहरी और साफ आवाज पूरे ब्रॉडकास्ट सिस्टम में गूंजती है। मुझे अपना परिचय देने दो। मैं लियोन हूँ, क्लास 1 ग्रेड 12 से। आज कुछ ऐसा हुआ है जिससे मैं बहुत गुस्से में हूँ। अगले कुछ दिनों तक मैं सलाह दूंगा कि तुम सब चुपचाप रहो। क्या तुमने कभी कैट एंड माउस के बारे में सुना है? तुम सबको अच्छे से छुप जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मंथली एग्जाम खत्म होंगे मैं तुम सबके पीछे आने वाला हूँ। ये कहकर मैं मुड़ता हूँ और माइक वापस पीछे खड़े आदमी को दे देता हूँ। फिर मैं शांत चेहरे के साथ स्टेज से नीचे उतर जाता हूँ। लियोन, वहीं रुक जाओ। सेरेना दूर से ये सब देख रही होती है और डायरेक्टर गैरेट मुझे रोक लेते हैं। टेंशन में खुद को संभालती है और मेरी तरफ चलने लगती है। उसी वक्त मैं भी उसे अपनी तरफ आते देख लेता हूँ, इसलिए मैं जल्दी से अपनी भौहें सिकोड़ता हूँ और आंखों से उसे इशारा करता हूँ। सेरेना बीच में ही रुक जाती है। वो समझ जाती है मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो वहीं खड़ी रहती है। उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता भरी होती है। उसे रुकते देख मैं मुस्कुरा देता हूँ। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के मैं अपनी जीभ बाहर निकालता हूँ, आंखें तिरछी करता हूँ, सिर हिलाता हूँ और उसकी तरफ सबसे अजीब सा चेहरा बनाता हूँ। उसकी आंखें अभी भी लाल होती हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे हंसा देता हूँ। पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ है, लेकिन उस पल में ऐसा लगता है जैसे बस हम दोनों ही हैं। लियोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सबके सामने माइक पकड़कर जो मन में आया बोल दिया, और अब मुझे चेहरे बना रहे हो। अभी जो तुमने कहा उसका मतलब क्या था? डायरेक्टर, मैंने अभी एक बेट हारा था, बस उसी वजह से मैं स्टेज पर गया था। प्लीज इसे ज्यादा सीरियस मत लीजिए। अगर आप चाहे तो मैं एक सेल्फ रिफ्लेक्शन लिख दूंगा। अपने इवेंट के लिए जाओ। अगर फिर ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें पूरे स्कूल के सामने अनाउंस करवाऊंगा। जी डायरेक्टर। लियोन, अभी यहाँ आओ। मिस्टर डेविस कोच वेड से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं और आखिरकार कोच वेड मान जाते हैं और मेरा टर्न थोड़ा पीछे कर देते हैं। बाद में सुपरमार्केट में मैं अपने डैड से शेकी मारता हूँ। डैड, मैंने आज स्पोर्ट्स मीटिंग में गलती से 3 फर्स्ट प्लेस जीत लिए। इसमें क्या बड़ी बात है? क्या इससे तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में नंबर बढ़ेंगे? परसों मंथली एग्जाम है। हमारी जो डील हुई थी उसे मत भूलना। मैं अपने डैड को देखकर मुस्कुराता हूँ। मुझे पता है कि वो चाहे कुछ भी बोले, उन्होंने कभी सच में सेरेना को जाने देने का इरादा नहीं बनाया था। वो तो उसे अपनी होने वाली बहू के तौर पर देखने लगे हैं। उनके लिए बहू के मामले में फैमिली बैकग्राउंड या पैसे मायने नहीं रखते। वैसे वो खुद एक छोटे से सुपरमार्केट चलाने वाले इंसान है। मेरे 3 चाचा बहुत पावरफुल लोग हैं और इस जनरेशन में अकेला लड़का होने की वजह से उन्होंने हमेशा मुझे बहुत लाड किया है। उनकी बस एक ही उम्मीद है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊं ताकि वो मेरे फ्यूचर को सेट कर सके, लेकिन मैं उनके लिए पूरी तरह निराशा निकला हूं। इसलिए मेरे डैड की नजर में सेरेना हमारे परिवार के जैसे उद्धार करने वाली है और उन्हें यह भी पता है कि मैं सेरेना की बहुत परवाह करता हूँ। सेरेना कहाँ है? तुम दोनों साथ में वापस नहीं आए। वो पहले घर चली गई, वो बाद में आएगी। वैसे तुम्हें उसके फैमिली के बारे में कुछ पता है? उसके भाई बहन है क्या? सच कहूँ तो मुझे उसके फैमिली के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता। तुम उसे इतना पसंद करते हो और तुमने ये तक नहीं पूछा। डैड, हर इंसान के चारों तरफ एक अदृश्य खोल होता है। वो उसके सबसे नाजुक हिस्सों की रक्षा करता है। अगर उस खोल को ज्यादा जोर से धक्का दिया जाए तो वो टूट जाता है और उसके अंदर का इंसान भी उसके साथ टूट जाता है। मेरे डैड मुझे खाली नजरों से देखते रह जाते हैं। मैं हल्के से हंसता हूँ। बिल्कुल, तुम जैसे लोग जो सब कुछ लेकर बड़े हुए, तुम्हें ऐसे किसी खोल की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। तुमने अपनी स्कूल लाइफ बिना किसी टेंशन की आराम से निकाल दी। तुम्हारी हर याद बस खुशियों से भरी है। अच्छा, अब देखो तुम अपने डैड को लेक्चर दे रहे हो। मैं काम पे जा रहा हूँ। डिनर के बाद सेरेना स्टोर पर आती है। तुम आ गए लियोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? सेरेना मुझे देखती है और सीरियस होकर पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? क्या करने वाला हूँ? मैं सोच रहा हूँ रात को कुछ खाना खाऊं, शायद तुम्हारे साथ मूवी देखूं। फिर मेरा मतलब है उन लड़कियों के बारे में तुम क्या करने वाले हो? मैं एक पल रुकता हूँ, फिर मुस्कुराता हूँ। मैं कुछ नहीं करने वाला, बस उन्हें थोड़ा डराऊंगा, ये दिखाने के लिए कि मुझसे पंगा लेना आसान नहीं है, ताकि वो दोबारा कुछ करने की हिम्मत न करे। सच में? बिल्कुल। मैं देखता हूँ कि उसकी आंखों में थोड़ी राहत आ जाती है। मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, एग्जाम के बाद नेशनल हॉलीडे है, तुम्हारा क्या प्लान है? काम? क्या तुम काम नहीं कर सकते? नहीं, ठीक है, बाद में देखते हैं। शायद मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं। अभी के लिए काम शुरू करते हैं। सेरेना। स्पोर्ट्स मीटिंग अपने आखिरी दिन पर पहुंच जाती है। सेरेना छोटे से शॉप के बाहर खड़ी होती है, हाथ सामने जोड़कर। आज क्या चाहिए किड? फिर से पानी। सेरेना शेल्फ पर रखे ड्रिंक्स को देखती है। हालांकि मैंने उसे कहा था कि सादा पानी बेहतर है, लेकिन उसे पता है कि अच्छा ड्रिंक पानी से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ये वाला कितने का है? 3 युआन एक बोतल।
सेरेना अपने होठ दबाकर धीरे से पूछती है, क्या 2 बोतल 5 युआन में मिल सकती है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सेरेना पैसे देती है, दोनों बोतल अपने हाथ में लेती है, थैंक यू बोलती है और तुरंत मुड़कर चली जाती है, जैसे उसे डर हो कि दुकानदार अपना फैसला बदल न दे। फिर आना, किड, सेरेना मुड़कर हल्का सा सिर हिलाती है। जब आखिरी इवेंट खत्म होता है, मिस्टर डेविस पूरे मैदान में चिल्लाते हैं, लियोन तुम कमाल हो, मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। शरारती लड़के, पूरी क्लास मेरे लिए चीयर करने लगती है। मैं भीड़ की तरफ मुस्कुराता हूँ। फिर मेरी नजर पीछे खड़ी सेरेना पर पड़ती है। मैं तुरंत उसके पास दौड़ कर जाता हूँ। तुम मेरे लिए ड्रिंक लाई हो। सेरेना हल्के से सिर हिलाती है और दोनों बोतल मेरी तरफ बढ़ाती है। लो, ये तुम्हारे लिए है 2 बोतल, चलो एक एक पीते हैं। मुझे नहीं चाहिए, दोनों तुम्हारे लिए है, तुम भी एक पी रही हो। सुना नहीं, ये रिक्वेस्ट नहीं है। मेरे टोन को सुनकर सेरेना मना करने की हिम्मत नहीं करती। ठीक है, हम साथ में पीते हैं। सेरेना एक सिप लेती है और मिठास महसूस करते ही उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। फिर वो अपनी बोतल बंद कर देती है, साइड में खड़ी हो जाती है और मुझे पीते हुए देखती रहती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती है, क्योंकि उसने ये मेरे लिए खरीदा था। तुमने पीना क्यों बंद कर दिया? सेरेना हल्का सा मुंह खोलती है, रुकती है। तुम इसे अपने डैड के लिए बचाना चाहती हो। वो होठ दबाती है और शर्म से सिर खुजाती है। जो खुद ही जवाब है, वो बोतल तुम्हारी है, मैं तुम्हारे डैड के लिए एक और ले दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं, मैंने बस थोड़ा सा टेस्ट करना चाहा था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा दिल उसके लिए इतना भर जाता है कि दर्द होता है, लेकिन वो कभी अपने बारे में नहीं सोचती। चलो, हम शॉप चल रहे हैं तुम्हारे डैड के लिए ड्रिंक लेने। मैं आगे बढ़ता हूँ, उसका नरम हाथ अपने हाथ में पकड़कर। उस पल में जैसे समय रुक जाता है। शाम तक स्पोर्ट्स मीटिंग पूरी तरह खत्म हो जाती है। मैंने हाई जंप में भी गोल्ड मेडल जीत लिया होता है। जब 5 फर्स्ट प्लेस एक साथ मिस्टर डेविस के सामने रखे जाते हैं, वो पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। लेकिन मैं अब इस स्पोर्ट्स मीटिंग को पीछे छोड़ चुका हूँ। अब मेरे लिए मंथली एग्जाम ही मायने रखते हैं। मुझे हल्का सा याद है कि पिछली जिंदगी में इसी एग्जाम में मैं पूरे साल में सबसे आखिरी आया था। मेरे डैड को मेरे चाचाओं ने बहुत डांटा था और मुझे उनकी आंखों में निराशा का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं आखिरी नहीं आऊंगा और सिर्फ आखिरी ना आना ही मेरा गोल नहीं है। अगर पहले यूनिवर्सिटी जाना एक दूर का सपना था, तो अब मेरा गोल है उसी यूनिवर्सिटी में जाना जहां सेरेना जाएगी। अगर हम एक ही जगह नहीं होंगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए सेरेना ही मेरे लड़ने की वजह है। शाम को मैं घर लौटता हूँ। मॉम, डैड, आज मेरे लिए डिनर मत बनाना, मैं पढ़ाई करने वाला हूँ। एक रात बची है और अब तुम्हें पढ़ाई करनी है। क्या आखिरी समय में सब कुछ रखने वाले हो? डैड, बस मुझे करने दीजिए। मैं अपने कमरे में जाता हूँ और घंटों तक लगातार पढ़ाई करता हूँ। अब मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने कभी मुझ में कोई टैलेंट नहीं देखा था। मेरे अंकल्स, जिन्होंने मेरा फ्यूचर सेट करने के लिए हर कोशिश की। और वो लड़की जो हर वीकेंड बिना फेल हो आती है और इतनी शांति से मुझे पढ़ाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैं एग्जाम रूम 30 की तरफ जाता हूँ, जहाँ पूरे साल के कमजोर स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। अंदर सब लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे कोई सुबह का बाजार हो। अचानक पूरा क्लासरूम बिना किसी वजह के शांत हो जाता है। पता चलता है कि सेरेना अंदर आई है, साफ और शांत। वो इस कमरे में बिल्कुल अलग लग रही होती है। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। स्पोर्ट्स मीटिंग से पहले सब जानते थे कि सेरेना टॉप स्टूडेंट है। स्पोर्ट्स मीटिंग के बाद सबने देख लिया था कि वो कितनी खूबसूरत है, इसलिए सब सच में कंफ्यूज है। वो यहाँ क्या कर रही है? सेरेना रुक जाती है और एक पल के लिए वहीं खड़ी रहती है। फिर वो सीधे मेरे पास आती है। गुड मॉर्निंग। ग्रीटिंग के बाद वो जल्दी से आखिरी खाली सीट पर बैठ जाती है। सब लोग फिर से हैरान रह जाती है। ये यहाँ क्यों बैठ रही है? तुम सब क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले कभी कुछ दिलचस्प नहीं देखा? सब लोग तुरंत चुप हो जाते हैं। मैं क्लास के कोने में जाकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही मैं बैठता हूँ, मिस शॉ एग्जाम सुपरवाइजर बनकर अंदर आती है। वो सामने आकर खड़ी होती है। एग्जाम अभी शुरू होगा, सब कुछ हटा दो, या तो यहाँ डेस्क पर रख दो या बाहर कॉरिडोर में। सेरेना अपना बैग उठाती है और खड़ी होने वाली होती है। तभी मैं उसका बैग ले लेता हूँ। उसे थैंक यू बोलने का मौका भी नहीं मिलता और मैं पहले ही आगे चल देता हूँ। एक नीला बैग और एक पिंक बैग मेरे हाथ में होता है। जब मैं वापस आकर बैठता हूँ, सेरेना थोड़ा आगे झुकती है और धीरे से मेरे कान के पास बोलती है, थैंक यू। अरे, इसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। सेरेना कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप आगे देखती है जहाँ पिंक बैग नीले बैग के साथ रखा होता है। हमारे पास का पर्दा हल्के से हिल रहा होता है। वो पल शांत और सुकून भरा होता है। नीचे सीटी बजती है, एग्जाम शुरू हो जाता है। मिस शॉ सामने बैठकर पूरे कमरे को देख रही होती है। कुछ लोग ख्यालों में खोए हैं, कुछ खिड़की के बाहर देख रहे हैं, कुछ सिर झुकाकर सो रहे हैं। ये स्टूडेंट्स एग्जाम देते हुए नहीं लग रहे जैसे सजा काट रहे हो। तभी एक कोने से पेन चलने की आवाज आती है। मिस शॉ तुरंत उधर देखती है, जैसे उन्हें इस कमरे में एकमात्र उम्मीद मिल गई हो। मैं ही पूरे कमरे में अकेला हूँ जिसने लिखना शुरू किया है और मैं तो सेरेना से भी आगे निकल गया हूँ। समय तेजी से बीतता है और जब सिर्फ 1 घंटा बचता है, मैं फैसला करता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लासिकल चाइनीज वाला हिस्सा छोड़कर सीधे कंपोजिशन पर जाता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी के अनुभव और सालों की समझ की वजह से मेरी राइटिंग और लैंग्वेज की पकड़ पहले से बिल्कुल अलग लेवल पर है। जब मैं कंपोजिशन खत्म करता हूँ, मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ और ये मेरी जिंदगी में पहली बार है जब मैंने पूरी चाइनीज कंपोजिशन खत्म की है। एग्जाम खत्म होता है। मैं बैग लेने जाता हूँ और वापस आता हूँ। क्या तुम अब खाने चलना चाहती हो? सेरेना अपना बैग पकड़ती है और हल्का सा सिर हिलाकर मना कर देती है। मैं खुद ही कैफेटेरिया के दूसरे फ्लोर पर चला जाता हूँ। खाने के बाद जब मैं जाने लगता हूँ,
मुझे अपने बैग में फोन महसूस होता है। वो वही फोन है जो मैंने सेरेना को दिया था। मैं वापस पहले फ्लोर पर जाता हूँ और एक कोने में सेरेना को देखता हूँ। मैं उसके पास जाता हूँ लेकिन देखता हूँ कि वो खा नहीं रही। वो सिर झुकाकर कुछ कर रही है। उसकी ट्रे हमेशा की तरह होती है, सादा चावल, कोई साइड डिश नहीं, कोई मीट नहीं, लेकिन उसके पास रखा प्लास्टिक लंच बॉक्स सब्जी और मीट से भरा होता है। साफ है कि वो उसके लिए नहीं है। मैं भौहें चढ़ाता हूँ और करीब से देखता हूँ। सेरेना सुपर ग्लू से पिंक हेयर क्लिप के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। अचानक मुझे दुनिया बहुत ही गलत लगने लगती है। कुछ लोग अपनी पूरी ताकत सिर्फ दिन निकालने में लगा देते हैं। सेरेना 50 सेंट का चावल खाती है, 2 युआन 50 का ग्लू खरीदती है और एक ऐसे क्लिप को ठीक करने की कोशिश करती है जिसकी किसी और के लिए कोई कीमत नहीं है, और साफ दिख रहा है कि ये कोशिश बेकार है। तो आखिर उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? वो खुद, उसका डैड, या ये हेयर क्लिप? मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि उसे कभी गिफ्ट नहीं मिले। वो हर चीज को अपनी पूरी जान से पकड़ कर रखती है। लेकिन मैंने तो उसे कहा था कि मैं उसे जितने चाहे उतने हेयर क्लिप दिला दूंगा। फिर भी वो इसी टूटे हुए क्लिप को ठीक करने में लगी है। ग्लू उसके हाथ की त्वचा पर जलन पैदा कर रहा होता है, फिर भी वो कोशिश करती जा रही। आखिर मैं और नहीं सह पाता। मैं आगे बढ़कर उसके कंधे को छूता हूँ। तुम यहाँ छुप कर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मेरी आवाज सुनकर सेरेना तुरंत अपने हाथ नीचे कर लेती है। मैं उसके पास बैठता हूँ और उसे दर्द भरी नजर से देखता हूँ। वो मेरी आंखों में नहीं देखती। मैं अपने बैग से फोन निकालता हूँ। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और तुरंत मना करने की कोशिश करती है। मैं ये तुम्हें दे नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें उधार दे रहा हूँ। सुपरमार्केट में काम करते हुए बिना फोन के तुम कैसे संपर्क में रहोगी? और जब मैं किसी सवाल में फंस जाऊंगा तो तुम्हें कॉल भी करूंगा। सेरेना नोटिस करती है कि ये नया नहीं है, तभी वो धीरे से उसे ले लेती है। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम खाना खा लो। मैं खड़ा होता हूँ और एक बार फिर उसकी ट्रे में रखे सादे चावल की तरफ देखता हूँ, लेकिन इस बार कुछ नहीं बोलता क्योंकि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। वो जिद्दी लड़की वैसे भी नहीं मानेगी। दोपहर में मैं एग्जाम रूम में जाता हूँ और मैथ्स रिवाइज करने लगता हूँ। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है। मैं सिर झुकाए बैठी सेरेना की तरफ मुड़ता हूँ और कहता हूँ, मैं 1 हूँ, तुम 0 हो। सेरेना ऊपर देखती है, उसकी चमकती आंखें चौड़ी हो जाती है और वो अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे से पूछती है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे बिना बाकी सब कुछ बेकार है। सेरेना एक पल के लिए जम जाती है, फिर उसका चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। वो जल्दी से सिर झुका लेती है, पेन उठाती है और स्क्रैच पेपर पर लिखने लगती है जैसे बहुत बिजी हो। दोपहर का एग्जाम खत्म होते ही मैं तुरंत सेरेना की तरफ मुड़ता हूँ। जल्दी मुझे अपना पेपर दिखाओ। वो बिना कुछ कहे मुझे दे देती है। मैं खुशी से चिल्ला उठता हूँ, हाँ, मैंने सच में बहुत सारे सही किए हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी सबसे बड़ी जीत पूरी दुनिया को बता रहा हूँ। दोनों जिंदगियों के इतने सालों में मैंने कभी ऐसा एहसास नहीं किया था। जिस दिन मंथली एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, पूरा सीनियर ईयर पहले तो पूरी तरह शांत हो जाता है, फिर अचानक और भी ज्यादा शोर मचने लगता है। ऑनर बोर्ड पर टॉप की जगह जो हमेशा सेरेना के नाम रही थी, पहली बार बदल जाती है। अब सबसे ऊपर जो नाम लिखा है वो साफ साफ मेरा है, लियोन। मैं ऑनर बोर्ड के सामने खड़ा होता हूँ और अपने नीचे लिखा हुआ वो जाना पहचाना नाम देखता हूँ, जो मेरे दिल में हल्का दर्द पैदा करता है। लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं होती, बस एक भारी शांत एहसास होता है जैसे मैंने आखिरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी हो। मैं मुड़ता हूँ और भीड़ के किनारे उस जानी पहचानी शख्सियत को देखता हूँ। सेरेना भी ऑनर बोर्ड को देख रही होती है और उसके चेहरे पर जरा भी निराशा नहीं होती, बल्कि एक हल्की शांत मुस्कान होती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो मेरी नजर महसूस करती है और मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखें साफ और स्थिर होती है। वो मुझे हल्का सा सिर हिलाकर जवाब देती है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस फर्स्ट प्लेस के पीछे क्या है। वो सारे घंटे जो सेरेना खुद के लिए पढ़ सकती थी, वो रातें जो उसने सुपरमार्केट में काम करते हुए बिताई, हर वीकेंड मेरे लिए बनाए गए नोट्स और मेरी हर अजीब डिमांड को उसने चुपचाप सहा। उसने अपना परफेक्ट फर्स्ट प्लेस छोड़ दिया ताकि मैं अपनी जिंदगी का पहला बदलाव देख सकूं। स्कूल के बाद मैं सेरेना को किसी सेलिब्रेशन में खींचने की कोशिश नहीं करता। मैं बस अपनी साइकिल उसके साथ धीरे धीरे ओसमैन्स लेन की तरफ ले जाता हूँ। डूबता हुआ सूरज हमारी लंबी परछाइयां पीछे खींच रहा होता है। हे सेरेना, मेरे डैड कह रहे थे कि नहीं, वो ये कहना चाहते थे कि हम दोनों ने एग्जाम में अच्छा किया है तो वो तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहते हैं। मैं जानबूझकर रैंक का जिक्र नहीं करता क्योंकि मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहता। सेरेना के कदम थोड़ा धीमे हो जाते हैं। उसकी उंगलियां बैग के स्ट्रैप को पकड़कर हल्के से मरोड़ने लगती है। वो पिंक बैग जो मैंने उसे दिया था। मुझे घर जाना है और अपने डैड के लिए खाना बनाना है। अपने डैड को भी साथ ले आओ। आज स्टोर में फ्रेश पोर्क रिब्स आए हैं और मेरे डैड अपनी कुकिंग दिखाना चाहते हैं। अब तुम अपने बॉस को मना नहीं कर सकती है ना? और जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। सेरेना ऊपर देखती है, उसकी आंखें हल्की लाल होती है। उसे पता है कि ये सिर्फ डिनर नहीं है, ये मैं और मेरा परिवार है जो अपनी थोड़ी अजीब लेकिन सच्ची गर्मजोशी से उसे और उसकी टूटी हुई दुनिया को अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। वो मना करना चाहती है, लेकिन मेरी आंखों में छुपी जिद और उम्मीद देखकर वो ना नहीं कह पाती। आखिर मैं वो बस
धीरे से हाँ कह देती है। उसकी वो छोटी सी आवाज मेरे दिल को ऐसे छू जाती है जैसे कोई हल्का सा पंख। मैं जोर से मुस्कुरा देता हूँ और शाम की धूप में वो मुस्कान और भी चमकती है। मंथली एग्जाम के बाद उन लड़कियों को स्कूल से सख्त सजा मिलती है। अपने पेरेंट्स के सामने वो सेरेना से माफी मांगती है। सेरेना पूरे समय शांत रहती है, सिर्फ तब जब आसपास कोई नहीं होता वो धीरे से मुझसे कहती है थैंक यू। उसे पता है कि ये सब वो साफ आसमान है जो मैंने चुपचाप उसके लिए तैयार किया है। समय तेजी से बीतता है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आखिरकार आ ही जाता है। घबराहट और उम्मीद के साथ एग्जाम रूम में मेरा पेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा होता है। सेरेना का चेहरा पूरी तरह फोकस्ड होता है। हम दोनों अपने अपने फ्यूचर के लिए और एक दूसरे के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। रिजल्ट वाले दिन कोई सरप्राइज नहीं होता। मेरा और सेरेना का नाम एक ही टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में साथ साथ होता है। मैंने अपना वादा निभा दिया। एक पूरी ताकत से लड़ी गई लड़ाई में मैंने हमारे बीच का फासला खत्म कर दिया। ग्रेजुएशन पार्टी के दिन सेरेना एक सिंपल सफेद ड्रेस पहनती है और सबको हैरान कर देती है। वो अब वो लड़की नहीं रही जो डरकर कोनों में सिमट जाती थी। मेरी जिद्दी और ओवर प्रोटेक्टिव देखभाल के कारण उसकी आंखों के पीछे की परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गई है और उनकी जगह एक चमक और कॉन्फिडेंस ने ले ली है। पार्टी में क्लोए हमें कोने में धीरे धीरे बात करते हुए देखती है। उसके दिल में भावनाएं उलझी हुई होती है। आखिर में वो बस एक सांस लेती है, अपना ड्रिंक खत्म करती है और सब छोड़ देती है पार्टी के बीच में। मैं अचानक सेरेना का हाथ पकड़ता हूँ और उसे बाहर ले जाता हूँ। हम स्कूल बिल्डिंग की छत पर भागते हैं। गर्मी की रात की हवा सारी गर्मी को दूर कर देती है। आसमान तारों से भरा होता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आवाज पहले से ज्यादा सीरियस होती है। सेरेना, तुम्हें याद है तुमने अपने बर्थडे पर क्या विश मांगी थी? सेरेना सिर हिलाती है। उस रात उसने एक खामोश विश मांगी थी कि पूरी जिंदगी लियोन उसके साथ रहे। मैं धीरे से सांस लेता हूँ और उसकी आंखों में देखता हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी विश बता सकता हूँ। मेरी विश ये थी कि मैं सेरेना के हर बर्थडे पर उसके साथ रहूं, उसके हर आंसू खुशी के हों और उसके फ्यूचर का हर कदम मेरे साथ हो। मैं अपनी जेब से एक बॉक्स निकालता हूँ और उसे खोलता हूँ। उसके अंदर एक नया हेयर क्लिप सेट होता है जिसमें छोटे छोटे चमकते डायमंड लगे होते हैं जो तारों की रोशनी में चमक रहे होते हैं। ये उस क्लिप के लिए है जो टूट गई थी, लेकिन इस बार कोई IOU नोट नहीं है। इस बार मैं अपनी पूरी जिंदगी दे रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने का हक पाने के लिए। सेरेना, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? ये सुनते ही सेरेना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं होते, वो खुशी और गर्माहट से भरे होते हैं। वो कुछ नहीं बोलती, बस पूरी मजबूती से सिर हिलाती है और आगे बढ़ती है। वो उन बाहों में चली जाती है जिन पर उसने अपनी पूरी यूथ में भरोसा किया था और जिनकी उसे हमेशा जरूरत थी। मैं उसे ऐसे पकड़ता हूँ जैसे पूरी दुनिया को थाम लिया हो, कुछ ऐसा जो मैंने खोया था और फिर से पा लिया। मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता हूँ, डरना मत, अब से मैं हूँ। रात के आसमान के नीचे दो दिल एक दूसरे के करीब होते हैं। हम दोनों जानते हैं कि जिंदगी के तूफान पूरी तरह कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अब से हम एक दूसरे के लिए सहारा और रोशनी बनेंगे और हर आने वाले मौसम को साथ साथ पार करेंगे। और यही थी हमारी आज की कहानी, जहां एक लड़का जिसने खुद को कभी सीरियसली नहीं लिया, वही लड़का अपनी पूरी लाइफ बदल देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार उसके पास खोने के लिए कोई था। और दूसरी तरफ एक लड़की जो हमेशा चुपचाप सब सहती रही, लेकिन सही इंसान मिलने पर उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। तो अगर तुम्हें भी कभी लगे कि तुम लेट हो या तुमसे नहीं होगा, तो बस याद रखना, एक सही वजह है, एक सही इंसान, और तुम्हारी पूरी कहानी पलट सकती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही और दमदार रिकेप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में